Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. Magnet Brains आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में। कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकिएगा मत। आज हम करेंगे भाई चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन। आपको पता है इसकी इंपॉर्टेंस, चैप्टर तो हम पूरा पढ़ ही लेते हैं, सब कुछ सॉल्व कर ही लेते हैं, बट एक कंप्लीट रिवीजन होना बहुत ज्यादा मस्ट है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, शेयर कर दीजिए अपने क्लासमेट्स में, लाइक कर दीजिए मेरे मोटिवेशन के लिए, और ये याद रखना कि यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, कौन सा, रिवीजन। रिवीजन का मतलब यानी आपको पहले से कुछ ना कुछ तो याद होगा, तो आप आंसर जरूर कीजिएगा। गलत सही डजंट मैटर टू मी, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू ट्राई। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि आप कोशिश करते रहें। सो स्टार्ट करते हैं, करें स्टार्ट। और ये बताओ आपने लाइक कर दिया कि नहीं करा? कर ही दिया होगा। चलो, यू मस्ट हैव हर्ड द वर्ड गवर्नमेंट मेंशन सेवरल टाइम्स। चलो आराम से समझते हैं हमारी सरकार को। आपने जो टर्म है, कौन सा टर्म, ये जो टर्म है हमारा गवर्नमेंट, आपने क्या करा होगा भाई, काफी बार सुना होगा। क्या मैं गलत कह रही हूं? सुना है ना? ये जो टर्म है कौन सा, गवर्नमेंट, बहुत बार इस टर्म को सेवरल टाइम्स यू हैव हर्ड दिस टर्म। व्हिच टर्म? द टर्म इज गवर्नमेंट. In this chapter, you will learn about what a government is and the important role plays in our lives. इस चैप्टर में, क्योंकि हमारा चैप्टर ही है कि भाई गवर्नमेंट क्या है, तो ये नहीं भूलना है। चैप्टर का मेन नेम नहीं भूलना है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो चैप्टर का नेम याद रख के चलो कि गवर्नमेंट है, तो सारी चीजें हम गवर्नमेंट से रिलेट करके चलेंगे। अब हम जानेंगे कि गवर्नमेंट क्या होती है, क्या क्या जानेंगे हम इस चैप्टर में। गवर्नमेंट क्या है, इंपॉर्टेंट रोल क्या प्ले करती है हमारी डेली लाइफ में, हमारी जिंदगियों में, सबके, ऐसा नहीं कि मेरे आपके, सबके भाई क्या इंपैक्ट डालती है उसके बारे में जानेंगे। What do governments do? ये गवर्नमेंट करती क्या है? पहले तो गवर्नमेंट क्या है, हमारी लाइफ में इसका क्या रोल है, और ये करती क्या है भाई, काम क्या करती है, ये भी हम जानेंगे। How do they decide what to do? और ये डिसाइड कैसे करती हैं? How do they decide what to do? ये डिसाइड कैसे करती है कि हमें क्या करना चाहिए? What is the difference between different types of government? हम क्या जानेंगे भाई, डिफरेंट टाइप्स की जो गवर्नमेंट है हमारे पास, उनके डिफरेंस जानेंगे। जैसे मोनार्कीज क्या होती है और डेमोक्रेसीज क्या होती है, तो ये सारा सब कुछ इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है, गवर्नमेंट करती क्या है, गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, और क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट के जो टाइप्स है लाइक डेमोक्रेसी एंड मोनार्की हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। सो आप रेडी है ना? पढ़े, स्टार्ट करें। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ये तो हमें पता था कि ये हम पढ़ने वाले, तो ये हमें क्या कर रहे हैं, ये हमें पहले से ब्रीफ दे रहे हैं कि समझ लो आप लोग इस चैप्टर में इतनी सारी चीजें गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये आपका बेसिकली ये कह लीजिए बेस है। क्या है ये आपका? ये आपका बेस है, तो पता होना चाहिए। यही से आपकी शुरुआत है, गवर्नमेंट क्या है, क्योंकि हम गवर्नमेंट गवर्नमेंट करते हैं, तो पता तो चलना चाहिए कि गवर्नमेंट है क्या, काम कैसे करती है। ठीक है, चल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऐसे बैनर्स या ऐसे हेडलाइन से कह लीजिए, ये पढ़ते हैं कि क्या लिखा है, इनको देख के समझते हैं कि लिखा क्या है। ये अलग अलग उसमें बॉर्डर्स में, गवर्नमेंट sought to protect rights of unorganized workers. Detailed plan to tackle flood soon, says government. Government fixes price of onions, says no shortage in market. Supreme Court can have 5 more judges. Government for revamping coal and power sector. Over 15,000 villages declared scarcity hit by government. ये सारी चीजों में गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंट, और चीजें क्या है, हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है कि नहीं। अगर हम बात करें किस चीज की, भाई मार्केट में जो ऑनियन के प्राइस हैं कैसे क्या बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, जो वर्कर्स हैं उनके राइट्स की बात हो रही है ना, और फ्लड वगैरह से रिलेटेड बात हो रही है। ये सारी चीजें क्या है, हम जनता के लिए है, क्या हमारे सिटीजन से रिलेटेड बात नहीं हो रही, उन्हीं के अच्छे के लिए। अब ये बता रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट का क्या पता चला कि गवर्नमेंट ने क्या सोचा है, क्या करेंगी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट sought to protect
राइट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज वर्कर, भाई जो वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज वर्कर है, उनके जो राइट है, उनके अधिकार को, उनके अधिकार के लिए बात कौन कर रही है? उनके अधिकार के लिए बात कर रही है भाई हमारी गवर्नमेंट। आया समझ में? उनके अधिकार के लिए बात कौन कर रही है? हमारी गवर्नमेंट। देन डिटेल प्लान टू टैकल फ्लड सून सेज गवर्नमेंट। डिटेल प्लान है किस चीज को लेके कि भाई जो फ्लड आया है, आएगा, या मतलब आया है, ऑब्वियसली आने का ही रहता है, तो जो आया हुआ है तो उसके लिए कैसे क्या टैकल करने की चीजें, प्लानिंग डिसाइड करी है गवर्नमेंट ने। आया समझ में? तो ये क्या बता रही है? ये बता रही है कि भाई कैसे गवर्नमेंट काम करेगी। देन गवर्नमेंट फिक्स प्राइस ऑफ ऑनियन सेज नो शॉर्टेज इन मार्केट। गवर्नमेंट क्या करेंगी भाई? फिक्स करेंगी ऑनियन के प्राइस की, जो कम ज्यादा होते रहते हैं, फ्लक्चुएट होते हैं, तो दिक्कत होती है, मार्केट में शॉर्टेज हो जाता है, तो क्या है, उसको फिक्स करने की कोशिश करेगी ताकि ये प्रोडक्ट, ये जो चीज है, मार्केट से ना जाए। क्योंकि ऑनियन भाई ज्यादातर कह लीजिए बेसिक नीड है, रोज खाना ही खाना है, यूज होना है, तो आदत हो जाती है, नहीं मिलता है तो गुस्सा आती है। जैसे धनिया हो गया, है ना, चिली हो गई, कोरिएंडर बोलते हैं जिसको धनिया को, है ना, टमाटो हो गया, तो ये सब क्या डेली बेसिस पे चाहिए रहता है। पोटैटो, ये सारी चीजें डेली कुछ ना कुछ सब्जी वगैरह में एक आध दिन छोड़ के या डेली डली जाती है एक टाइम पे खाने में, तो बेसिक है। और नहीं भी हो तो जरूरत तो होती है किसी ना किसी को, तो मार्केट में शॉर्टेज ना हो, तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट का ये बता रही कि गवर्नमेंट क्या क्या करेगी। जैसे गवर्नमेंट कोल पेट्रोलियम से रिलेटेड चीज करेगी, गवर्नमेंट 5 जजेस अपॉइंट करेगी। ये सब क्या है? ये मतलब दिखा रहा है कि गवर्नमेंट कितने सारे काम कर रही है। गवर्नमेंट ऑनियन के प्राइस भी फिक्स करेगी, गवर्नमेंट फ्लड से रिलेटेड बात भी करेगी, गवर्नमेंट और जो वर्कर्स है उनकी राइट के लिए भी काम करेगी, गवर्नमेंट कोल पेट्रोलियम से रिलेटेड भी काम करेगी। तो कितने वेराइटी ऑफ वर्क जो है हमारी गवर्नमेंट करती है। इससे आपको ये समझ में आ गया होगा। आया कि नहीं आया? ऐसा तो है नहीं कि एक जैसी चीज दिख रही है कि ऑनियन, फिर उसके बाद कोरिएंडर, फिर उसके बाद राइस, व्हीट, ऐसा तो नहीं है। हमें फ्लड भी दिखा, हमें जजेस से रिलेटेड भी दिखा कि इतने जजेस अपॉइंट करेंगे, हमें और वर्कर्स की उससे भी रिलेटेड दिखा, हमें कोल पेट्रोलियम के मतलब पावर सेक्टर से भी रिलेटेड दिखा। देन हमें ये भी दिखा कि भाई इतने विलेजेस में प्रॉब्लम हुई, स्कैरसिटी आ गई, तो उससे रिलेटेड भी हमें दिखा। तो यानी गवर्नमेंट मल्टीपल टाइप ऑफ काम करती है, हम ये नहीं कहेंगे कि एक ही टाइप का काम करती है। तो कुछ आपको इससे हिंट मिला, ऐसी हेडलाइंस आपको देखने को मिलती है। आया समझ में? थोड़ा सा ब्रीफ मिला, आगे बढ़े, चलो। एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजंस एंड गेट थिंग्स डन। हर कंट्री को गवर्नमेंट की जरूरत होती है। गवर्नमेंट की जरूरत क्यों होती है? गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट क्या करे भाई? डिसीजन बनाए। गवर्नमेंट मेक डिसीजंस, एक मिनट, इसको ये नहीं लिखते हैं, इसको लिखते हैं जो जैसे यहां लिखे ना सेम, गवर्नमेंट, हाँ यही है, मेक, अलग कलर से लिखते हैं, ये कलर, मेक गवर्नमेंट क्या करती है भाई? डिसीजंस बनाती है। और दूसरा काम क्या करती है गवर्नमेंट? और अगर हम यहाँ बात करें तो गवर्नमेंट जो दूसरा काम करती है, टू गेट थिंग्स डन and to get things done। ये काम हमारी गवर्नमेंट कर रही है। अगर मैं इसको पूरा लिख दूं यहाँ पे, आप दूसरे कलर से लिख देती हूँ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये चीजें हमारी गवर्नमेंट कर रही हैं। ऐसे समझोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे जो टर्म लिखा है उसको अगर मैं ऐसे डिवाइड करके लिखूं तो ये कह रहे हैं कि हर कंट्री को गवर्नमेंट चाहिए। गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करती है कि गवर्नमेंट पहले तो डिसीजंस बनाएगी, देन उन डिसीजन को प्रैक्टिकली एक्शन में यानी एग्जीक्यूट करने का काम करेगी। मतलब ये समझ लीजिए जैसे मम्मी बोलती ना कि अब जो आपके नए सेशन स्टार्ट होंगे, जैसे बोलती मम्मी कि समर वेकेशन हो गए, जुलाई से अब ऐसा करना है, ये सोचा है कि मॉर्निंग में जल्दी उठा करना है ना, स्कूल जाओगे, उसके बाद स्कूल से आके क्या करना, ये वाली क्लासेस ज्वाइन कर लेना, ट्यूशन जाने लग जाना, ऐसा मम्मी बोलती है। फिर आके तुम 1 घंटा टीवी देखोगे और उसके बाद होमवर्क करोगे, ऐसा मम्मी ने क्या करा, डिसीजन बना दिया, टाइम टेबल बना दिया। अब जब 1 जुलाई आएगा, आप स्कूल से आएंगे तो ये सारी चीजें क्या फॉलो करने लगेंगे। तो डिसीजन मम्मा ने बना दिया, डिसीजन हो गया है, अब उसको प्रैक्टिकली भी तो फॉलो करना पड़ेगा ना। प्रैक्टिकली फॉलो नहीं करोगे तो रिजल्ट आएगा क्या? रिजल्ट मतलब उसका कुछ भी आपको मिलेगा, कुछ भी प्रैक्टिकली असर उसका। मतलब आपने डिसीजन बनाया कि कल से हम खेलने जाएंगे,
या हम फुटबॉल सीखने जाएंगे, बट डिसीजन बना लिया और फुटबॉल सीखने ही नहीं गए, तो क्या माइंड में जो डिसीजन बनाए उतने में फुटबॉल सीख जाओगे? भाई प्रैक्टिकली जाना पड़ेगा, ग्राउंड में थोड़ा वर्कआउट वगैरह करना पड़ेगा, है ना, वार्म अप करना पड़ेगा, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कई बार तो इंजरी भी होगी, दुखेगा, दर्द होगा, बट क्या है, आप फुटबॉल सीखोगे, रूल्स सीखोगे, तो यानी प्रैक्टिकली सीख रहे हो ना। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भाई डिसीजन भी बनाती है, साथ में प्रैक्टिकली भी करना है काम, उसको भी करती है। थिंग्स डन, थिंग्स कैसे होंगी भाई? प्रैक्टिकली होंगी, मतलब ये समझ लीजिए प्रैक्टिकल फॉर्म में, प्रैक्टिकली हम बात करें प्रैक्टिकल फॉर्म में, देन एक्शन, एक्शन फॉर्म में, है ना। तो ये सारी चीजें भाई हमारी गवर्नमेंट के लिए क्या होती है, जरूरी होती है। इसलिए हम कहते हैं ना गवर्नमेंट हमारे लिए क्यों जरूरी, इसीलिए भी नीड है हमें गवर्नमेंट की। ठीक, क्या है भाई गवर्नमेंट? अगर यहां देखिए तो एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट टू मेक डिसीजन एंड गेट थिंग्स डन। क्यों जरूरत है? डिसीजन बनाने के लिए और थिंग्स को डन करने के लिए, मतलब चीजों को प्रैक्टिकली भी करने के लिए जरूरी होता है। These can be decisions about where to build roads and schools। अभी डिसीजन किस किस टाइप के हो सकते हैं ये देखते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का डिसीजन लेती है। जैसे हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा, हमने देखा था वेराइटी ऑफ डिसीजंस कैन गवर्नमेंट टेक, ले रही है प्याज से रिलेटेड ले रही है कि भाई कॉमोडिटी के प्राइस कम ज्यादा, हम ये देख रहे हैं फ्लड से रिलेटेड एक्शन ले रही है ना, कोर्ट में कितने जजेस होने चाहिए उससे रिलेटेड डिसीजन ले रही है, स्कैरसिटी उससे रिलेटेड, तो सारे कितनी वैरायटी ऑफ काम कर रही है, कोल एंड पावर से रिलेटेड, पावर सेक्टर से रिलेटेड। तो ये क्या है, गवर्नमेंट बहुत सारी फील्ड में अपना काम करती है। तो ये डिसीजन कैसे हो सकते हैं? दिस कैन बी डिसीजन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स, मतलब रोड्स कहाँ बनानी है, ठीक है, कहाँ स्कूल्स बनाने हैं, देन और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ ऑनियंस, भाई जो है अनियंस की प्राइस कैसे कम करना जब वो एक्सपेंसिव हो जाते हैं, और वेज टू इंक्रीज द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई अगर कहीं शॉर्टेज है इलेक्ट्रिसिटी की, कहीं देखते हैं ना कहीं के इलाकों में, जगहों में, जैसे गांव में भाई अंधेरा ही रहता है, बहुत ही कम टाइम के लिए बिजली आती है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, फिर अंधेरा हो जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना क्योंकि बेसिक नीड है भाई, जरूरी है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मेनी सोशल इशूज। जो गवर्नमेंट है बहुत से सोशल इश्यूज में भी क्या करती है, एक्शन लेती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन ऑन मैनी सोशल इश्यूज, सोशल इश्यूज में भी के लिए भी गवर्नमेंट एक्शन लेती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट हैज सेवरल प्रोग्राम्स टू हेल्प द पुअर, भाई पुअर को, गरीबों को हेल्प करने के लिए बहुत से प्रोग्राम्स जो है गवर्नमेंट बनाती है। पुअर मतलब जो बेचारे बेसिक चीजें अफोर्ड नहीं कर पाते, खाना पीना, कपड़े, घर वगैरह कुछ भी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, अच्छा इलाका नहीं है, फुटपाथ पे रह रहे हैं, सड़कों पे ऐसे ही चद्दर का ऐसे घर जैसा बना के रह रहे हैं, ऐसी बस ढाके की बस सर पे कुछ है, ढकी हुई है हमारी सर, तो ऐसे जो लोग रह रहे हैं तो उनके लिए भी कुछ काम करना। तो सारी चीजें भाई, इतनी चीजें हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, काम करती है। किस लिए कर रही है भाई? हम सिटीजन्स के लिए, हमारे लिए कर रही ना। कितने वेराइटी ऑफ वर्क है, देखो ना, रोड बनवाना, स्कूल बनवाना, फिर हमने देखा ऑनियन की प्राइस फिक्स करना, कम ज्यादा जो भी वो करना है ना, अब क्या करना, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फिर सोशल वर्क, तो बहुत सारे काम जो है हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए करती है। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि डिसीजन बनाए और डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करे। इतना आया समझ में? आगे बढ़े, चल। It does other important things such as running postal and railway services। और भी इंपॉर्टेंट काम करती है। और भी क्या इंपॉर्टेंट काम करेंगे भाई? जो हम रेलवे, जिन रेल से हम भाई हॉलीडेज मनाने जाते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, कहीं काम से इधर उधर ट्रेवल करते हैं, जरूरी होता है। पोस्टल सर्विसेज बहुत जरूरी होती है, पोस्ट वगैरह पोस्ट ऑफिस की होती है ना, हमें कुछ भी भेजना है इधर से उधर दूर, हमें अपनी कोई भी चीजें भेजनी, पैसे भेजने, कुछ भी, तो भाई पोस्टल सर्विसेज जरूरी होती है। The government also has the job of protecting the boundaries of the country। हमारी कंट्री को भाई दुश्मनों से बचाने के लिए, हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए, देश की, बोलते ना, देश की सरहद पर जो सिपाही तैनात हैं हमारे लिए, अपना बलिदान दे रहे हैं, तो मतलब ऐसे ही कि बाउंड्री को प्रोटेक्ट करने के लिए जो सब ध्यान देना, तो ये भी भाई हमारी गवर्नमेंट करती है। द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्री। और ये भी गवर्नमेंट ही करती है कि कैसे जो अदर कंट्रीज हैं उनसे भी पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना। पता चले अपनी कंट्री तो अच्छे से चला रही है गवर्नमेंट, और जो दूसरी कंट्री उनसे कुछ भी बहसबाजी या कुछ भी उनके बारे में कुछ भी कह दिया, अब रिस्क है ना, अगर मानो दूसरी कंट्री बहुत पावरफुल है, उसने अटैक वगैरह कर दिया, कोई वॉर वगैरह छिड़ गया तो, या दिक्कत आ गई, मानो अब क्या होता है दूसरी कंट्रीज में एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं, ऐसा तो है नहीं जो है सारा सब हमारे पास है, कई बहुत सी चीज़ें हम क्या करते हैं दूसरी कंट्रीज से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें ज़रूरत रहती है, तो सब कुछ मेंटेन रहे, सब कुछ बैलेंस रहे, तो
दूसरी कंट्री से भी पीसफुल रिलेशन बने रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पता चले हमारी कंट्री जो है उनकी कंट्री में जा रही है, जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, जॉब करने जाते हैं, कुछ भी जाता है तो भाई वहाँ रोक देंगे कि नहीं आप तो उस कंट्री के, हमारे तो उनसे अच्छे रिलेशन ही नहीं है भैया, जाओ जाओ चलो जाओ यहाँ से, या जेल में डाल देंगे गुस्से में। तो क्या है, पीसफुल रिलेशन मेंटेन करना जो हमारे फायदे के लिए भी, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये कौन करता है? ये करती है गवर्नमेंट। आया समझ में? कौन करता है ये सब? ये करती है हमारी सरकार। हमारी बाउंड्री को प्रोटेक्ट करना मतलब हमारे देश को प्रोटेक्ट करना दुश्मनों से, कि कोई मतलब दुश्मन घुस ना रहा हो, कोई अटैक ना कर दे, टेररिस्ट ना आ जाए, ये सारी चीज़ों से ध्यान रखना, दूसरी कंट्री से अच्छे रिलेशन बना के रखना, ये सब चीज़ें गवर्नमेंट मेंटेन करती है। It is responsible for ensuring that all its citizens have enough to eat and have good health facilities। और ये भी ध्यान रखती है क्या, कि उनके जो सिटीजन है, जो लोग हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग दैट ऑल सिटीजन हैव इनफ टू ईट। भाई जो सिटीजन है उनके पास इनफ टू ईट हो, एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज, मतलब उनके पास इतना पर्याप्त मात्रा में भोजन होना चाहिए कि उनका पेट भर जाए, है ना, उनकी फैसिलिटीज मतलब हेल्थ जो है सही से रहे। क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं जो भाई 2 टाइम का, 1 वक्त का भी खाना अफोर्ड नहीं कर पाते, है ना, नहीं उनको मिल पाता, तो भाई मालनरिश्ड हो जाते, तबीयत खराब हो जाती है, डेथ भी हो जाती है कई बार, है ना, हेल्थ खराब हो जाती, खाने को नहीं मिलता, खा रहे हैं तो गंदा संदा ऐसी कुछ भी पड़ा हुआ सड़क का भी मिल जाए, क्यों बोलते ना, भूख क्या ना कराए, भूख लगती तो करना पड़ता है भाई, खाना पड़ता है। तो क्या है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान कौन रखती है? हमारी गवर्नमेंट। तो कितने सारे काम कर रही है गवर्नमेंट, अब आपको समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ने से पहले ये बता दो, आपने ये कर दिया और ये भी कर दो, ये भी करके बता दो कि यस मैम समझ में आ गया है, और ये भी कर दो भाई, ये फटाफट कर दो, फिर आगे बढ़ते हैं। लाइक कमेंट एंड शेयर कर दो, फिर हम क्या करेंगे, फिर भाई हम आगे पढ़ेंगे। लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए, कमेंट कर दो भाई आपके अच्छे के लिए कि आपको आंसर आता है, देन शेयर कर दो भाई अपने क्लासमेट्स को, ताकि वो भी क्या करें भाई, इंपॉर्टेंस जो हमारी सरकार की इंपॉर्टेंस है वो समझ पाए। बढ़े आगे, कर दिया ये तीनों, चलो। When there are natural disasters like the tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people। जब क्या होता है, नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं। अब नेचुरल डिजास्टर में फ्लड आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, तो अर्थक्वेक आ जाता है, ये सब हमारे हाथ में नहीं है, नेचर के हाथ में। दैट मीन्स ये है नेचुरल डिजास्टर। अब इन चीज़ों में जब कभी बाढ़ आ जाए, है ना, या अर्थक्वेक आ जाए, तो घर टूटते हैं, सड़कें टूट जाती है, वो एरिया खराब हो जाता है, या लोगों के अगर बाढ़ की बात करें तो घर बह जाते हैं, फ्लड में घर नहीं बह जाते, कई लोग बिछड़ जाते हैं अपने से, या घायल हो जाते हैं, या मर भी जाते हैं। तो ये सब चीज़ों के लिए भाई हेल्थ फैसिलिटीज़ या उनको एड एंड असिस्टेंस, मतलब उनको सहारा, ये सब देने का काम कौन करती है? गवर्नमेंट। अगर मानो कोई घायल आपको मिल जाए इतने सारे कि भाई फ्लड से पीड़ित हैं, तो आप लोग भी मदद मानो करो, तो कितनी करोगे? बहुत ज़्यादा हेल्प चाहिए पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प कौन करेगा? गवर्नमेंट कर पाएगी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी, खाने पीने को प्रोवाइड करेगी, कपड़े प्रोवाइड करेगी, थोड़ा रहने को कुछ कैंप या ऐसा प्रोवाइड करेगी, फिर उनको जो भी कंपनसेशन है, जो भी चीज़ें रहेगी वो देगी। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान कौन रखता है? इतने बड़े लेवल की बात करें तो गवर्नमेंट। ठीक है, तो जब when there are natural disasters like tsunami or an earthquake, it is the government that mainly organize aid and assistance for the affected people। जो government है वो provide करती है aid और assistance किसके लिए? for affected people। आया समझ में? If there is a dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court। कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, कभी कहीं डिस्प्यूट होता है, कुछ लड़ाई हो गई, अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई लड़ता ही नहीं, सब अच्छे से रहते, नहीं, गुस्सा आ जाता है, या कभी कुछ ऐसा हो जाता है कि लड़ाई हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो आप क्या देखते हैं भाई, और कोई या क्राइम कर ले, कोई चोरी चकारी करे, डकैती करे, मर्डर कर दे, हाफ मर्डर कर दे, है ना, टेररिज्म वाला कोई काम करे, कोई गद्दार इलीगल काम कोई कर रहा है, गैर कानूनी काम कोई कर रहा है ना, या कोई रेप कर रहा है, ये सारी चीजें क्या है, अगर ऐसा कोई क्राइम होता है तो क्रिमिनल को क्या भाई, कोर्ट के सामने प्रेजेंट होना पड़ता है ना, कोर्ट फिर उसको सजा सुनाती है, फिर वो जेल में जाते हैं कि इतने सालों की सजा है जो भी है। तो ये सारी काम कौन करता है? ये कोर्ट क्या है? जो कोर्ट है इज अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। जो कोर्ट है भाई किसका पार्ट है? जो हमारी अदालत है वो गवर्नमेंट का पार्ट है। आया समझ में? कोर्ट क्या है? हमारी गवर्नमेंट का पार्ट है। तो if there is dispute or if someone has committed a crime, you find people in a court। अगर आपको लगता है कि भाई ये देखते हैं आपकी किसी ने कुछ डिस्प्यूट करा है, लड़ाई झगड़ा हो रही है, मार है ना, दंगा फसाद हो रहा है, बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है, या कोई क्राइम कर रहा है, तो आप उन लोगों को कहाँ देखते हैं? कोर्ट में देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि कोर्ट भी गवर्नमेंट का पार्ट है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है?
पीस मेंटेन रखना, कोई लड़ाई झगड़ा दंगा फसाद ना हो, तो इसलिए भाई कोर्ट में फैसले होते हैं। Perhaps you are wondering how governments manage to do all this. अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे कि हमने ये भी पढ़ा, गवर्नमेंट ये करती है, सुनामी से भी बचाती है, फ्लड से भी बचाती है, मतलब अगर कोई पीड़ित हो जाए उसको बचाती है ना, ऑनियन के प्राइस भी देखती है, हम देखते हैं साथ में और भी चीज़ों की चीज देखते हैं, मतलब स्कूल, रोड्स, है ना, कंट्री की बाउंड्री, कंट्री के रिलेशन अदर कंट्री से, बहुत सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट कर रही है। तो इतना सब कुछ, चाहे वो कंट्री के लिए हो, चाहे वो छोटे से छोटे लेवल गाँव के लिए हो, इतना सब कुछ गवर्नमेंट मैनेज कैसे करती है? आप सोच रहे हैं ये बात क्या आपके माइंड में आ रही है कि परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट्स मैनेज टू डू ऑल दिस, मतलब आप ये वंडर कर रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट ये सब मैनेज कैसे कर पा रही है, ये मैनेज कैसे हो रहा है चीज़ें, एंड व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो। और मानो अगर ये मैनेज भी कर रही तो ऐसी क्या ज़रूरत है गवर्नमेंट को ये सब करने की, ना करे, क्यों कर रही है? किसने बोला है गवर्नमेंट को कि भाई आप ये इतना रिस्क लें, आप इतना परेशान हो कि लोग जो पीड़ित हैं उनकी हेल्प करें, जो भूखे हैं उनकी हेल्प करें, आप स्कूल बनवाएं, आप रोड बनवाएं, क्या ज़रूरत है? क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? आता है क्वेश्चन आपके माइंड में? क्योंकि आपको पता है आज के ज़माने में कौन क्या है, कोई भाई बिना मतलब है किसी की मदद नहीं करता, है ना। तो क्या है भाई, आप ये सोच रहे होंगे कि गवर्नमेंट इतने अच्छे लेवल पे इतनी सारी चीज़ें मैनेज कैसे करती है। क्या आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है? क्या बताओ भाई, यस या नो लिख के बताओ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यस और नो लिख के बताइए कि क्या आपके माइंड में ये चीज़ आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही। बढ़े आगे, ज़्यादातरों के माइंड में ये चीज़ आ रही होगी। When human beings live and work together, there needs to be some amount of organization so that decision can be made. अब क्या होता है भाई, जो लोग हैं वो जी रहे हैं, ह्यूमन बींग्स लिव एंड वर्क टुगेदर, रहते हैं, साथ में काम करते हैं, नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको ये क्या चाहिए रहता है कि भाई कुछ ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ चीज़ें हो, ताकि काम अच्छे से हो सके, है ना। साथ में है, रह रहे हैं, जी रहे हैं, साथ में काम कर रहे हैं, तो कुछ सेटल्ड हो, कुछ अच्छे से चीज़ें ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिक वे में हो। Some rules have to be made that apply to everyone. कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए ताकि पीस मेंटेन रहे, कोई कुछ गलत काम ना करे, सब खुशहाल अच्छे से चले। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ऐसे ही हो, कभी कभी तो चलता है, बट कोशिश यही रहे कि सब अच्छे से रहे, सब चीज़ को फॉलो करे। तो सम रूल्स हैव टू बी मेड, भाई कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे जो क्या है, दैट अप्लाई टू एवरीवन, जो सबको, सबके लिए अप्लाई रहेंगे, मतलब सब उसको फॉलो करेंगे। दैट अप्लाई टू एवरीवन, तो ऐसे रूल्स बनाने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, there is a need to control resources and protect the territory of a country so people can feel secure. अब हमने पढ़ा ना कि लोग जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे, सिक्योरिटी, सब अच्छे से रहे, है ना, कहीं ऐसा नहीं कि जान को खतरा, ये सारी चीज़ें, तो या जीना है तो रिसोर्सेज होनी चाहिए, तो ये सब चीज़ें क्या है कि नीड है। तो ये कौन करेगा, ये जो काम करेंगे भाई, ये हमारी गवर्नमेंट करेगी। कौन करेगा ये काम, ये जो काम होगा हमारी गवर्नमेंट करेगी। आया समझ में? तो देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल, ये कंट्रोल ज़रूरी है कि रिसोर्सेज को हम कंट्रोल करें, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज, वाटर वगैरह, जो भी हमें संसाधन ऐसे मिले हुए हैं जो हमारे अच्छे के लिए, तो उनको कंट्रोल करें, बर्बाद ना करें, अपनी टेरिटरी, जो कंट्री की टेरिटरी को प्रोटेक्ट करें, ताकि चीज़ें कैसी चले, पीसफुल चले। आया समझ में? कैसी चले चीज़ें पीसफुल चले और हमारी लाइफ कैसी रहे, सेफ एंड सिक्योर, जो हम चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं कि हमारी सिक्योरिटी रहे। क्या आप चाहेंगे कि कोई भी आप पे अटैक कर दे, आपके घर में आके चोरी कर दे या मर्डर करके चले जाए, है ना? नहीं चाहेंगे ना। तो क्या चाहिए कि पीसफुली चीज़ें चले, सेफ एंड सिक्योर लाइफ हमारी रहे। Governments do this on behalf of their people by exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. ये गवर्नमेंट कैसे करती है? ये गवर्नमेंट करती है government do this on the behalf of their people, exercising leadership, taking decisions and implementing these among all the people living in their territory. गवर्नमेंट क्या बोलती है कि मैं आपकी लीडर हूँ, मेरा काम है आपको प्रोटेक्ट करना, आपके लिए अच्छे से अच्छा कुछ करना, आप मेरे पीछे रहिए। बेसिकली तो गवर्नमेंट खुद को क्या मानती है? गवर्नमेंट खुद को मानती है, भाई कहाँ गया वो टर्म, गवर्नमेंट खुद को मानती है, लीडरशिप चला गया वो टर्म, ऑन द बिहाफ ऑफ द पीपल एक्सरसाइजिंग लीडरशिप। ये देखिए, गवर्नमेंट खुद को मानती है लीडर। क्या बोल रही है गवर्नमेंट? मैं लीडर हूँ, मैं क्या करूँगी, डिसीजन लूँगी और उसको इम्प्लीमेंट भी करूँगी। मैं क्या करूँगी, मैं, गवर्नमेंट कह रही है कि मैं लीडर हूँ, मैं आपके लिए हूँ, आपसे ही हूँ, आपके द्वारा हूँ, मतलब आप ही लोगों ने सरकार बनाई है, वो अभी हम पढ़ेंगे कैसे क्या होता है।
आप ही लोग के लिए, रक्षा के लिए, आपके अच्छे के लिए, आपके वेलफेयर के लिए ही मैं हूं, तो मैं आपकी लीडर हूं, इसीलिए मैं सारी चीज मैनेज करती हूं। हमने देखा था ना क्वेश्चन लास्ट सभी स्लाइड में कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा करती है, कौन बोलता है उनको कि आप इतनी बड़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, क्या जरूरत है उनको ऐसा करने की। उनको ऐसा करने की इसलिए जरूरत है क्योंकि वो खुद को लीडर मानती है कि भाई मैं लीडर हूं, मेरा काम है डिसीजंस बनाना आपके अच्छे के लिए और आपके अच्छे के लिए उनको इंप्लीमेंट करना, तो ये सारी चीजें मैनेज करने का काम मेरा है, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप बिल्कुल टेंशन ना ले, ये सारा सब कुछ मैं मैनेज करूंगी। कौन कह रहा है? गवर्नमेंट कह रही है। तो दीज अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी, किसके लिए? जो भी इस कंट्री में रह रहा है उनके लिए, सबके लिए करेगी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं कि अमीर गरीब औरत आदमी बच्चे बूढ़े, नहीं, सबके लिए गवर्नमेंट इक्वली सोचेगी, जहां नीड लगेगी उनके अकॉर्डिंग उनकी हेल्प करेगी। आया समझ में? आगे बढ़े। आपका क्वेश्चन था ना कि गवर्नमेंट क्यों ऐसा कर रही, कौन बोल रहा है उनको कि आप क्या करिए, आप इनके लिए काम करिए, वेलफेयर का काम करिए, क्यों इतना टेंशन ले रही? इसलिए ले रही क्योंकि वो खुद से कहती है कि मैं लीडर हूं, मैं आपके वेलफेयर के लिए क्या करूंगी, डिसीजंस लूंगी और उसको इंप्लीमेंट करूंगी। आगे बढ़े, चल। Some examples of institutions that are part of government: the Supreme Court, the Indian Railways and Bharat Petroleum। ये क्या है भाई? ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो गवर्नमेंट के रहते हैं, गवर्नमेंट के अंडर रहते हैं, कौन से? सुप्रीम कोर्ट है हमारा, ये हमारा इंडियन रेलवे है, ठीक है, और ये हमारा जो है भारत पेट्रोलियम है। आया समझ में? तो ये तीनों क्या है? ये तीनों गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। क्या है? किसके एग्जाम्पल है? दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ और द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। आया समझ में? किसके पार्ट है भाई? गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पार्ट है। कोई कंफ्यूजन, दिक्कत, परेशानी तो नहीं? कौन सा? हमारा सुप्रीम कोर्ट ये रहा, फिर हमारी इंडियन रेलवे ये रही, फिर हमारा भारत पेट्रोलियम है, ठीक है। आया समझ में? देख लीजिए, इस तरीके से देख लिया। आगे बढ़े, चलो। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब हम ये देखते हैं ना गवर्नमेंट ये चीज़ें मैनेज कैसे करती है, हाई लेवल की चीज़ें, कंट्री लेवल की चीज़ें, है ना, स्टेट लेवल की भी चीज़ें मैनेज होती हैं। अगर गाँव में कुछ दिक्कत होगी तो वो भी सरकार क्या करती है, उसके लिए फैसला लेती है। तो ये सब होता कैसे है? गवर्नमेंट क्या करती है? इतनी सारी चीज़ें इतने बड़े पैमाने पे या स्टेट लेवल पे सब मैनेज कैसे करती है? क्यों करती है? क्योंकि गवर्नमेंट ने चीज़ों को लेवल में बांटा हुआ है। क्या बना दी भाई? एक लेवल बना दी है। क्या बनाया? लेवल बना दिया। Now that you know that the government is responsible for so many different things, can you think of how it manages to do all these? ये चीज़ें हमने देखी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने देखे। एग्जाम्पल्स देखे हमें समझ में आया कि गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी चीज़ें करती है। क्या करती है भाई गवर्नमेंट? जो हमारी गवर्नमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल होती है बहुत अलग अलग चीज़ों के लिए, बहुत डिफरेंट चीज़ों के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या होती है? रिस्पॉन्सिबल होती है। तो कैन यू थिंक ऑफ हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दिस? मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कैसे मैनेज करती है सारी चीज़ें करने के लिए, कैसे हो पाता है कि इतना सब कुछ मैनेज कर रही है, पेट्रोल का भी देख रही हैं, ऑनियन का भी देख रही हैं, है ना, कोर्ट का भी देख रही है, इतनी सारी चीज़ें कैसे कर रही हैं? द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल्स। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स है। गवर्नमेंट क्या करती है? डिफरेंट लेवल पे वर्क करती है। एट द लोकल लेवल, एट द लेवल ऑफ स्टेट एंड द नेशनल लेवल। तीन लेवल पे गवर्नमेंट काम करती है। 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कितनी है? 3 लेवल्स। 3 लेवल्स है। किसके? गवर्नमेंट के। कितने हैं? 3 लेवल हैं। पहला हमारा हो गया, क्या बोला है? नेशनल लेवल। सेकेंड है हमारा स्टेट लेवल। थर्ड है हमारा लोकल लेवल। यही बोल रहे हैं वो लोग, यही इसीलिए अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट काम कर पा रही है। क्या बोला है भाई? हमारा पहले लोकल लेवल है, फिर स्टेट है, और क्या है? नेशनल लेवल है। आया समझ में? ये दिख रहा है आपको? आप क्या करो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है। ये हमारी क्या है? 3 लेवल्स है गवर्नमेंट के। अब इनको समझते ही करते क्या है? ये हमने बोला नेशनल लेवल है, ये हम कह रहे हैं स्टेट लेवल है, ये लोकल लेवल है। तो क्या क्या इनमें डिफरेंस है? द लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। हम बात करें किसकी? अगर हम बात करें, इसको मिटा देती हूँ मैं, इसको रब कर देती हूँ। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं अभी लोकल लेवल की। पहला क्या है हमारा? लोकल लेवल बोला है। लोकल लेवल की क्या बोल रहे हैं भाई? लोकल लेवल मींस जब किस लिए काम होते हैं? विलेज, फॉर विलेजेस। जब विलेज से रिलेटेड कुछ भी डिसीजन लेने हो, टाउन से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने हो, है ना, या लोकेलिटी, विलेज से रिलेटेड, टाउन से रिलेटेड, लोकेलिटी से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेने हो, तो ये हमारा क्या कहलाता है? ये हमारा होता है क्या? लोकल लेवल। मतलब लोकल।
आसपास की चीज़ें, जैसे विलेज लेवल के जो है डिसीजन लेने हैं, आसपास के टाउन से रिलेटेड या लोकल में जो चीज़ें उनके जो भी कॉन्फ्लिक्ट है, जो भी इश्यूज है जनता के, जो भी दिक्कत है, रोड वगैरह, तो वो सारा देखने का काम, मेंटेन करने का काम कौन करती है भाई? लोकल लेवल की गवर्नमेंट करती है। आया समझ में लोकल लेवल गवर्नमेंट? क्या बोल रहे हैं? लोकल लेवल मीन्स इन योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। अब दूसरी कौन सी है? दूसरी है द स्टेट लेवल वुड मीन दैट विच कवर्स एन इंटायर स्टेट लाइक हरियाणा और असम। जैसे अब किसका एग्जाम्पल दिया इन्होंने? ये एग्जाम्पल दे रहे हैं स्टेट लेवल का। स्टेट लेवल के लिए क्या कह रहे हैं? जब काम होता है फॉर जब काम होता है फॉर इंटायर स्टेट, किस लिए काम होता है? जब पूरे स्टेट, अब स्टेट में कोई भी, जैसे यूपी के लिए कुछ काम करना हो, एमपी के लिए कुछ काम करना हो, छत्तीसगढ़ के लिए कुछ काम करना हो, पंजाब के लिए कुछ काम करना हो, तो ये सब क्या है? ये सारी चीजें वहां की गवर्नमेंट देखेगी। कौन सी गवर्नमेंट देखेगी? स्टेट की गवर्नमेंट। मतलब अगर मानो एमपी की गवर्नमेंट है, जो एमपी की स्टेट गवर्नमेंट है, तो वो यूपी की चीजों में कुछ इंटरफेयर नहीं करेगी या उनसे नहीं बोलेगी कि आप मेरे लिए काम करो। क्यों? क्योंकि भाई एमपी की गवर्नमेंट के लिए स्टेट गवर्नमेंट जो बनाई हुई है, तो आप स्टेट के लिए हैं, आपका स्टेट क्या है? एमपी। तो आप मैनेज करेंगे जो भी आपके स्टेट रिलेटेड अफेयर्स हैं, चाहे कानून लागू करना हो या कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन हो, तो वो कौन लेगी? स्टेट गवर्नमेंट। किसके लिए लेगी? पूरे स्टेट के लिए। पूरे स्टेट मतलब हर एक स्टेट की अपनी अपनी गवर्नमेंट रहेगी। जैसे यूपी की अलग रहेगी, एमपी की अलग रहेगी, केरला की अलग रहेगी, तमिलनाडु की अलग रहेगी। तो बेसिकली क्या है? हर स्टेट की अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट रहेगी। ऐसा मत सोचिएगा कि एक ये स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है तो सारे स्टेट के लिए काम करेगी, नहीं। आया समझ में? ताकि आराम से चले ना। अब मानिए अगर स्टेट गवर्नमेंट सारे स्टेट को संभाल रही है, तो कैसे मैनेज करेगी? बहुत सारे स्टेट से कैसे मैनेज करेगी? 2 4 5 हो तो समझ में भी आ जाए। एक स्टेट है तो अपने स्टेट का आराम से देखेगी ना, उसको पता होगा कि मेरे स्टेट, मेरे राज्य में क्या चल रहा है, तो वो उनको पता होगा अच्छे से। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना। नाउ तीसरा हमारा कौन सा है? तीसरा हमारा है नेशनल लेवल। नेशनल लेवल में क्या होता है? नेशनल लेवल में क्या कहते हैं? नेशनल लेवल में कहते हैं फॉर डिसीजंस मेड फॉर इंटायर नेशन। मतलब पूरी कंट्री के लिए, ये कह लीजिए इंटायर कंट्री, मतलब पूरी कंट्री के लिए कुछ भी डिसीजन, या पूरी कंट्री मतलब हमारे कंट्री क्या है? हमारी कंट्री इंडिया है, तो इंडिया के लिए क्या डिसीजन लेना है, कौन सा लॉ पास करना है, कौन से जो है काम करना है, छुट्टी डिक्लेयर करनी है, जो भी चीज़ें करनी है, यानी पूरे नेशन के लिए, इंटायर नेशन के लिए। तो ये सब क्या है? ये होती नेशनल लेवल की गवर्नमेंट। अगर आपको ने ध्यान दिया हो कि स्कूल में जैसे होता है ना कि ईयरली हॉलीडे होगी कि नहीं होगी, तो कई बार आपको पता चलता है, मैसेज आ जाता है, व्हाट्सएप में ग्रुप रहता है जो स्कूल का कि भाई कल स्टेट गवर्नमेंट ने क्या छुट्टी डिक्लेयर की। तो मतलब आपकी स्टेट की छुट्टी होगी, बाकी की होना हो। तो ऐसा नहीं कि अगर यूपी में छुट्टी डिक्लेयर करी तो एमपी के यहाँ भी, एमपी में भी छुट्टी हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यानी कौन कर रहा है? ये स्टेट गवर्नमेंट कर रहे हैं। बट अगर कहीं वैसा है कि भाई नेशनल हमारी गवर्नमेंट ने कहा है कि पूरे भारत में, भारत की आज छुट्टी रहने वाली है, ये छुट्टी घोषित करी, तो यानी पूरे इंडिया के लिए छुट्टी घोषित करी। तो आप कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके अरुणाचल प्रदेश, सब जगह क्या रहेगा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सेंट्रल इंडिया, सब जगह छुट्टी रहेगी। आया समझ में? तो यानी नेशनल लेवल के डिसीजन हो रहे हैं। अब आया समझ में? तो भाई क्या रहता है? अलग अलग लेवल की हमारी क्या रहती है? अलग अलग लेवल की हमारी जो है गवर्नमेंट रहती है। ठीक है। अब ये जो अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट रहती है, क्या करती है भाई? मैनेज करती है अपने अपने लेवल के हिसाब से, है ना। कैसे मैनेज करती है? आपको समझ में आ गया कैसे मेंटेन कर पाती है? इसलिए मेंटेन कर पाती है क्योंकि पता है भाई कि इतनी बड़ी कंट्री है, तो नेशनल लेवल होगा तो नेशनल लेवल पूरी कंट्री का देखेगा। अब वो कहाँ से जो है विलेज लेवल के मैटर सॉर्ट आउट करेंगे या स्टेट की करेंगे, तो इसलिए स्टेट के लिए अलग कर दिए, विलेज के लिए अलग कर दिए और नेशनल लेवल के लिए अलग कर दिए। तो कितने लेवल होते हैं हमारी गवर्नमेंट के अभी कॉमेंट में मुझे लिख के और उनके नाम के साथ बताओ। ये सामने आपके है, आप चाहे तो इससे देख के लिख लो, बट एटलीस्ट लिखो, नॉलेज को एक्शन में अप्लाई करो। ठीक है भाई, एक्शन में अप्लाई करो। चलो फटाफट से लिखो, कमेंट में मुझे लिख के बताओ फटाफट से।
कौन से लेवल हैं, कितने हैं भाई, 3 लेवल हैं, ताकि चीज़ें अच्छे से मैनेज करें। कौन से लेवल देख लिए हमने, विलेज देख लिया है ना, मतलब सॉरी लोकल लेवल देखा, देन हमने देखा यहाँ पे स्टेट लेवल, देन हम देख रहे हैं यहाँ पे नेशनल लेवल। आई होप ये अच्छे से समझ में आया होगा। तो क्या कर दो, लाइक कर दो फटाफट से, चलो फटाफट से बिना सोचे बिना रुके लाइक कर दो मेरे मोटिवेशन के लिए, फॉर माई मोटिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Later in this book, you will read about how local level government functions. And when you go into the next few classes, you will learn about how governments function at the state and central level. ये जो book है, कौन सी book, ये जो आप पढ़ रहे हैं, आपका सिविक्स है ना, आपका क्लास 6 में अभी आप सिविक्स पढ़ रहे हैं। देन आप जो सिविक्स पढ़ेंगे 7th में भी पढ़ेंगे, 8th में भी पढ़ेंगे और आगे भी पढ़ेंगे। तो क्या है, आगे के आने वाले चैप्टर्स में आपको सारा सब कुछ पता चलेगा। बट ये जो बुक है, यहाँ पे आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे आप जो पढ़ेंगे, अभी जो आप पढ़ेंगे आगे, वो किसके बारे में पढ़ेंगे भाई, लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में। किसके बारे में, लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल लेवल गवर्नमेंट कौन सी होती है, अभी मैंने बताई थी, जल्दी से बता दूं। लोकल लेवल गवर्नमेंट जो होती है वो किसके लिए काम करती है, टाउन्स के लिए काम करती है, विलेजेस के लिए काम करती है, आपकी लोकल लोकेलिटी के लिए काम करती है। Functions, and when you go into the next few classes, you will learn about how government function at the state and central level. जब आप बड़ी बड़ी क्लासेस में जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे, वो तो अच्छे स्टूडेंट हैं आप, तो आप स्टेट और सेंट्रल लेवल यानी नेशनल लेवल की गवर्नमेंट के बारे में तब आप पढ़ेंगे। आया समझ में। अभी तो फिलहाल आप लोकल लेवल गवर्नमेंट के बारे में पढ़ने वाले इस क्लास में। ठीक है, ये मैप देखिए, ये मैप पे क्या दिख रहा है आपको, स्टेट दिख रहे हैं अलग अलग। भाई सब स्टेट अलग अलग हैं तो क्या होगा, अपनी अपनी सरकारें होंगी सारी स्टेट की। ठीक है, ये इंडिया का पॉलिटिकल मैप है। आया समझ में, आगे बढ़े। चल नोट, अब ये नोट में क्या है देखते हैं। तेलंगाना बिकेम द 29th स्टेट ऑफ इंडिया on the 2nd June 2014 after the reorganization of the state of Andhra Pradesh. तेलंगाना कब बना था, 29 स्टेट। इससे पहले कितने, 28 थे। तो तेलंगाना जब आया तो 29 स्टेट हो गए किसके, इंडिया के। कितने स्टेट हो गए फिर इंडिया के, 29 हो गए। कौन से स्टेट आने के बाद भाई, तेलंगाना आने के बाद इंडिया के कितने हो गए, 29 स्टेट हो गए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ऑन द 2nd June 2014, कब हुआ, 2nd June 2014 को। कब बना भाई, 2nd June 2014 को तेलंगाना जो है हमारा 29 स्टेट बना। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, भाई किसके रीऑर्गेनाइजेशन के बाद, आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद। Since 31st October 2019, the state of Jammu and Kashmir was divided into 2 union territories, Jammu, Kashmir and Ladakh. अब क्या हुआ, अब बात करें यहाँ की, हम क्या बोल रहे हैं, 31 अक्टूबर 2019 में जो स्टेट है, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर जो हमारा स्टेट है वो 2 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड हुआ। जम्मू कश्मीर बना, फिर बना लद्दाख। मतलब पहले स्टेट था, क्या बोल रहे हैं भाई, पहले स्टेट था, लिखा है ना यहाँ पे टर्म। पहले जो स्टेट था कौन सा, जो जम्मू एंड कश्मीर हमारा पहले स्टेट था, वो क्या हुआ, डिवाइड हो गया 2 यूनियन टेरिटरी में। मतलब जम्मू कश्मीर स्टेट था, अब वो डिवाइड हो गया यूनियन टेरिटरी में। कौन सी यूनियन टेरिटरी बन गई, जम्मू कश्मीर और एक अलग लद्दाख। आया समझ में। तो ये भाई इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो। ये हमारा मैप है, इस तरीके से देख लीजिए। आगे बढ़े, चलो। लॉज एंड द गवर्नमेंट। अब कानून और गवर्नमेंट का क्या रिलेशन है, हम ये देखते हैं कि गवर्नमेंट क्या करती है, डिसीजंस बनाती है। जो डिसीजन बनाती है वो डिसीजंस को क्या करना पड़ता है भाई, फॉलो करना पड़ता है। आया समझ में। जो डिसीजन है, जो फैसले बनाए, उनको काम करने का, उनको प्रैक्टिकली करवाने का काम भी गवर्नमेंट करती है। तो वो कैसे होता है, थ्रू द हेल्प ऑफ लॉज। ठीक है, तो लॉ होना बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट के साथ। अगर लॉ नहीं है तो गवर्नमेंट का ये समझ लीजिए कोई ऐसे रोल आप ये समझेंगे नहीं हो पाएगा। आया समझ में। देखते हैं, द गवर्नमेंट मेक्स लॉज एंड एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट लॉ बनाती है, और ये ध्यान रखना, फॉलो कौन करता है, फॉलो करते हैं एवरीवन। एवरीवन हु लिव्स इन द कंट्री हैज टू फॉलो दिस। भाई जो कंट्री में रह रहा है ना, उनको ये कानून को फॉलो करना पड़ेगा। ये नहीं कह रहे कि सिर्फ 1 या 2 या अमीर लोग फॉलो करेंगे तो गरीब नहीं करेंगे, या औरतें फॉलो नहीं करेंगी तो आदमी करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे, बूढ़े करेंगे, नहीं, सबको करना पड़ेगा।
पता चले ऐसा नहीं सोचिए कि औरतें चाहे मर्डर कर रहे हो, चोरी कर रहे हो तो बट औरत बोल के छोड़ दो, या बच्चों ने चोरी करी तो बच्चा बोल के छोड़ दो, नहीं, उनको भी कुछ ना कुछ पनिशमेंट होगी या उनके रिमांड जो भी ऐसा लिया जाएगा, ऐसे सेंटर में भेजा जाएगा। बट गलत है तो गलत है। तो कानून मतलब सबके लिए, सबको फॉलो करना पड़ता है। किसको फॉलो करना पड़ता है भाई? कानून जो है सबको फॉलो करना पड़ता है, ये ध्यान रखना। दिस इज द ओनली वे गवर्नमेंट्स कैन फंक्शन। यही एक तरीका है जिसके थ्रू क्या कर सकती भाई, जो हमारी गवर्नमेंट है फंक्शन कर सकती। जैसे कि मैंने बोला कि कानून बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसी के थ्रू जो हमारी सरकार है फंक्शन कर सकती। यानी फंक्शन मतलब वर्क, यानी ऑपरेट, है ना, यानी इम्प्लीमेंट, एक्शन भी कह लीजिए। तो भाई इन्हीं के थ्रू जो हमारी गवर्नमेंट है बहुत सारी चीज़ें कर सकती। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्या होना? लॉ होना, तभी काम होगा, तभी गवर्नमेंट ऑपरेट कर पाएगी, तभी गवर्नमेंट एक्शन ले पाएगी, इंप्लीमेंट कर पाएगी। वरना कानून बना के बैठने से कोई मतलब नहीं है कि कानून बना दिया, बाकी जिसको जो करना है करो। कि कानून बनाए है कि भाई कोई मर्डर नहीं करेगा, मैंने तो बस बोल दिया है, मैंने तो बस मैं बोल के साइड हो गया हूँ कि कोई मर्डर नहीं करेगा, बाकी अब मर्डर हो रहा है तो भाई मैं क्या करूँ? नहीं 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 नहीं, इसको इम्प्लीमेंट करना। अगर बोला है मर्डर नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये वो है क्या, इसके लिए ये वाली सज़ा है, ये पनिशमेंट है, इतने साल की पनिशमेंट है, या हैंग टिल दैट है, जो भी है, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये सब कौन देखता है? गवर्नमेंट। Just like the government has the power to make decisions, similarly it has the power to enforce its decision. गवर्नमेंट के पास, जैसे हम देख रहे हैं, क्या है? Just like the government has the power to make decision. जैसे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या है? पावर है डिसीजन बनाने की। तो सिमिलरली भाई गवर्नमेंट के पास पावर भी है कि एनफोर्स भी कराए डिसीजन को। अब ये क्या होता है मैम? ये पावर या एनफोर्समेंट कुछ समझ में नहीं आया। देखो क्या बोल रहे हैं कि हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट के पास क्या है? हम ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या कर रही है? डिसीजन बना रही है। डिसीजन बना रही है तो मैंने बोला ना कि डिसीजन बना के साइड हो गई कि अरे मैंने तो फैसला बना दिया है कि ऐसा करोगे तो इतनी साल की सज़ा होगी, ऐसा करोगे तो जेल हो जाएगी, फांसी हो जाएगी, मैंने तो सज़ा बना दी है, अब फॉलो करना है तो ठीक, नहीं करना तो नहीं। नहीं, उनको एनफोर्स भी कराती है कि अगर मैंने फैसला बनाया है कि क्या है कि अगर किसी ने कुछ चोरी करी तो उसको इतने साल की सज़ा होगी या जुर्माना होगा, वैसे तो सज़ा ही रहती है। तो अगर सज़ा होगी तो मानो कोई चोरी कर मिल गया, कोई मुजरिम आ गया कि पता चला ये चोरी वाला है, तो उसको भाई जेल भेजना, सजा देना, उसके लिए कुछ ना कुछ सजा आपको डिसाइड करना। तो ये सब क्या, ये इंप्लीमेंट हो रहा है, यानी एक्शन में लाना, एनफोर्स कराना। सिर्फ बोल के साइड हो जाने का मतलब नहीं। ये समझ लीजिए जैसे होता है ना कि कई बार आप ये कह लीजिए टीचर का एग्जाम्पल ले लो कि मैंने बोला, मैं आपके सामने से, मैं क्लास में आ गई आपके, मैं बोलूँगी चलो जो मैंने पढ़ाया है वो मैं कल आपसे पूछूंगी और टेस्ट लूँगी, ठीक है? नहीं तो सोच लेना पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है? अब मैं बोल दिया ऐसे करके, अब मैं आ भी गई कि टेस्ट दे लीजिए, किसी ने दिया किसी ने नहीं दिया, बस मेरा था कि मैं बोल के साइड होगी। नहीं, मैं चाहती हूँ आप अच्छे से पढ़ें, आप अच्छे मार्क्स लाएं। तो मैं देखूंगी ना, एक एक की कॉपी चेक करूंगी कि मैंने आपको पढ़ाया था, आपको समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत है, चेक करूंगी। मैं चाहूँगी अच्छे से आप मुझसे डाउट्स पूछिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। तो ये सब चीज़ें क्या है? एनफोर्स करना बेसिकली, कि कानून बना के सिर्फ बोल के हटना नहीं, कानून को फॉलो भी करवाने का काम कौन देखती है? गवर्नमेंट देखती है। एग्जाम्पल, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यहाँ पे समझते हैं। There is a law that says that all persons driving a motor vehicle must have a license. ये कानून है कि जब भी कोई पर्सन गाड़ी चलाएगा तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए। ये बात आपको पता है? पता है कि नहीं पता है? अपने पेरेंट्स से सुनी होगी कि भाई मेरा लाइसेंस रिन्यू कराना है, ये कराना है, वो कराना है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि भाई लाइसेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है? लाइसेंस की, लाइसेंस का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आया समझ में कि नहीं आया? है ना, इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि गाड़ी चला रहे हैं। आगे बढ़े, यानी क्या करा? ये गवर्नमेंट ने डिसीजन बनाया। Any person caught driving a vehicle without a license and can either be jailed or fined a large sum of money. अब गवर्नमेंट ने तो कानून बना दिया, किसी ने अगर फॉलो किया तो अच्छी बात है, अगर फॉलो नहीं किया तो गवर्नमेंट उसके बदले क्या एक्शन लेगी? इफ एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस, अब लाइसेंस नहीं है भाई इनके पास, अब लाइसेंस नहीं तो क्या होगा? कैन ईदर बी जेल और फाइन अ लार्ज सम ऑफ मनी, उसको क्या कर दिया जाएगा? उसको जेल में डाल दिया जाएगा, या तो उसको जुर्माना या पेनल्टी लगा दी जाएगी कि भाई आप पैसे दीजिए, 1000, 1500, 2000, 3000, जो भी मतलब पेनल्टी लगती वो आप दीजिए, या चलिए चुपचाप से थाने जेल में चलिए। क्यों? यानी गवर्नमेंट एनफोर्स कराने का भी काम कर रही है। अगर लाइसेंस है तो यानी आप मान गए हैं, अच्छी बात है, नहीं है तो अगली बार से आप इस चीज़ का ध्यान रखें
कोई चालाकी ना करे। गवर्नमेंट ने अगर बोला है, कानून है, तो आप अगली बार से याद रखेंगे कि भाई इस बार तो हमें तो जुर्माना लग गया, पैसे देने पड़ गए, तब जाके छूटे हैं, है ना, या जेल जाना पड़ गया। तो ये सब चीज़ें क्या, आपकी इमेज खराब होगी, आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब होगा, फालतू के पैसे भी जाएंगे। तो अगली बार से आप क्या करेंगे भाई, जो है लाइसेंस अपने पास रखेंगे। दैट मीन्स कानून को गवर्नमेंट एनफोर्स कराने का भी काम कर रही है। ऐसा नहीं कि बस बोल के बैठी होती है तो फिर जो ट्रैफिक पुलिस लगी रहती है, जो पुलिस खड़ी रहती है, चेकिंग करती है, यानी एनफोर्स कराने का काम करेगी। बोला है, अब मैं चेक करूँ कि किस किसने माना है या नहीं माना है। माना है तो अच्छी बात है आपने के लिए, और नहीं माना तो आइए साइड में आइए, चलिए जेल चलिए, या पुलिस थाने चलिए, या तो क्या करिए, या तो पेमेंट करिए, पेनल्टी दीजिए। बेसिकली आया समझ में? तो ये एनफोर्स कराने का भी काम करती है। Without these laws, the government's power to make decisions is not of much use. अगर कानून नहीं होंगे ना, तो गवर्नमेंट की पावर जो है, गवर्नमेंट क्या है, कुछ खास काम की नहीं रह जाएगी। तो without these laws मतलब अगर ये कानून नहीं रहेंगे, without these laws, the government's power to make decision is not of much use. कोई खास यूज की नहीं रह जाएगी। ठीक है, अब सही बात है ना, कानून बने रहेंगे तो जेल का डर है ना, या इमेज खराब होने का डर, जो भी चीजें रहेंगी तो लोग इसके बहाने क्या करेंगे, फॉलो तो करेंगे। फॉलो करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो कानून होना चाहिए। ठीक है, in addition to any actions that governments can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर हम बात करें, जो गवर्नमेंट तो एक्शन ले रही है कि कानून बनाया और फॉलो करा तो ठीक, नहीं करा तो सजा। बट क्या है कि इन एडिशन टू एनी एक्शन दैट गवर्नमेंट्स कैन टेक, देयर आर ऑल्सो स्टेप्स दैट पीपल कैन टेक। भाई अगर पब्लिक को कुछ गलत लगता है तो पब्लिक भी एक्शन ले सकती है, कि अगर उन्हें लग रहा है कि पर्टिकुलर लॉ फॉलो नहीं किया जा रहा है। अभी हमने क्या देखा कि गवर्नमेंट को कुछ सही नहीं लगा तो गवर्नमेंट ने सजा दी, गवर्नमेंट उस चीज़ को नजर रख रही, ध्यान रख रही। बट यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि मानिए, गवर्नमेंट की तो हटाइए, अगर मानिए गवर्नमेंट तो कर ही रही है, अगर आम जनता यानी मैं या आपको भी ऐसा लगता है कि ये जो कानून बना है कोई इसे फॉलो नहीं कर रहा है, ये बहुत गलत है, तो आप भी एक्शन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई? आप भी एक्शन ले सकते हैं इस चीज को लेके। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट ही करेगी। क्यों? क्योंकि रूल सबके लिए बना है। अगर आपको कुछ गलत होता हुआ दिख रहा है एक आम जनता को, सिटीजन को, पीपल को, तो आप भी उसके लिए एक्शन ले सकते हैं। आपको छूट है। आया समझ में? आगे बढ़े, कैसे? एग्जाम्पल से समझेंगे। If a person feel, for example, that they were not hired for a job because of their religion or caste, or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can then give orders about what should be done. अब क्या होगा? ये एग्जाम्पल दिया है कि आप ये मान लीजिए कोई जॉब इंटरव्यू के लिए गए, आपको जॉब इसलिए नहीं दी क्योंकि आपकी कास्ट अलग है या आपके रिलीजन के कारण आप भले केपेबल है, आपने अच्छा इंटरव्यू दिया या कुछ भी प्रैक्टिकली करवाया हुआ काम, कुछ भी चीज़ों में, कंप्यूटर में, जैसा भी आपकी जॉब प्रोफाइल होगी इसके अकॉर्डिंग काम कराया होगा, बट आपकी कास्ट अलग है या आप छोटी कास्ट के हैं या आपका रिलीजन अलग है, तो इस बेसिस पे आपको बोला कि नहीं, आप ये जॉब नहीं कर सकते, आप डिस्क्वालीफाइड है, हम किसी और को रख रहे हैं। भले वो इतना केपेबल ना हो, आप पूरे केपेबल हो, आपने सब अच्छा करा, बस आपको इसलिए नहीं रख रहे क्योंकि आपका या तो कास्ट का प्रॉब्लम है या रिलीजन का। ठीक है, तो इस बेसिस पे क्या हुआ? आपके साथ क्या हुआ? अन्याय हुआ, गलत हुआ ना। गलत हुआ कि नहीं हुआ? तो इफ अ पर्सन फील, अगर किसी को लगता है फॉर एग्जांपल जैसे दैट दे वर नॉट हायर्ड फॉर अ जॉब बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन और कास्ट, वो क्या कर सकता है? ही और शी में अप्रोच द कोर्ट एंड क्लेम दैट द लॉ इज नॉट बीइंग फॉलोड। वो क्या कर सकते हैं? कोर्ट में अप्रोच कर सकते, भाई जा सकते, कोर्ट में अपील कर सकते, बोल सकते हैं कि ये जो लॉ है, जो कानून है, कौन सा कानून है भाई? इक्वालिटी का, इक्वालिटी का या इक्वल राइट का? इक्वल राइट्स का जो कानून है या इक्वालिटी का जो कानून है कि भाई सबको इक्वल अधिकार है ना, अपॉर्चुनिटी का, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का जो कहते हैं स्टेटस मिलेगा, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलनी चाहिए, तो वो तो मिल ही नहीं रही है। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी जो मैं डिजर्व करता हूँ या करती हूँ मुझे नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये तो कह रहे हैं मेरा धर्म अलग है या मेरी कास्ट वो नहीं है ना, अपर मतलब लोअर कास्ट के, ऐसा तो मुझे जॉब नहीं दे रहे। तो ये क्या हो जा रहा है? ये गलत हो जा रहा है। तो द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट दैट शुड बी डन। अब क्या है, अगर उसको गलत लग रहा है कि गलत हुआ मेरे साथ, तो कोर्ट रूम में जा सकते हैं, अदालत में जा सकते हैं। फिर कोर्ट क्या करेगी? द कोर्ट कैन देन गिव ऑर्डर्स अबाउट व्हाट शुड बी डन। भाई कोर्ट क्या करेगी? ऑर्डर्स देगी कि अब क्या करना चाहिए। क्या करेगी भाई? कोर्ट ऑर्डर देगी कि अब क्या करना चाहिए।
तो हमने ये देखा कि लॉज जो है गवर्नमेंट लॉज के बिना पावरफुल नहीं है, कानून होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ कानून बनाने का ही काम गवर्नमेंट का नहीं कि लॉ बना दिया कि आप क्या करेंगे, लाइसेंस होना चाहिए, अब कोई रखे तो ठीक, ना रखे तो भी ठीक, नहीं लाइसेंस होना चाहिए। तो गवर्नमेंट क्या करेगी भाई, ट्रैफिक पुलिस या पुलिस से वो चेक करती है, अगर आपके पास लाइसेंस निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको जेल या जुर्माना लगता है, पेनल्टी लगती है, ताकि अगली बार से ये चीज़ आपको समझ में आए। तो आप ध्यान रखें और आप लाइसेंस अपने साथ रखें, उसकी वैल्यू समझें कि भाई पैसे फालतू के देने पड़ते हैं या जेल जाएंगे तो ट्रैक रिकॉर्ड खराब होता है समाज में, तो बिल्कुल बेइज्जती सी हो जाएगी, ठीक है। बाकी सब अच्छा है बट आपकी लाइसेंस ना रखने की गलती, तो ये सब क्या है गवर्नमेंट इन्फोर्स भी कराती है। अब हमने देखा कि जब गवर्नमेंट एनफोर्स कराती है तो ये भी चीज़ें हम ध्यान देते हैं या देने की बात है कि सिर्फ गवर्नमेंट का ही काम नहीं होता एक्शन लेने का, गवर्नमेंट भी एक्शन लेती है। बट अगर आपको भी लग रहा है, एक आम इंसान को लग रहा है, मैं या आप हो या कोई भी इंडिविजुअल है, सिटीजन है भारत का, इंडिया का, उसे लग रहा है कि कुछ भी गलत हो रहा है, तो वो क्या कर सकता है, वो भी एक्शन ले सकता है। हमने एग्जाम्पल देखा, जैसे जॉब इंटरव्यू में गए, सब कैपेबिलिटी है, बढ़िया है, बट इस बेसिस पे नहीं ले रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही कि उनकी कास्ट अलग है या रिलीजन अलग है, तो वो क्या कर सकते हैं, कोर्ट में जाके अपील कर सकते हैं। फिर कोर्ट डिसाइड करेगी, जो डिसीजन लेगी कोर्ट, कि भाई अब क्या करना चाहिए इस मामले में। आया समझ में, अच्छे से आ गया ना समझ में कि कानून का गवर्नमेंट के साथ, यानी लॉ एंड गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉम्बिनेशन है, एक अच्छी दोस्ती है जो कि होना चाहिए, वरना गवर्नमेंट लॉ के बिना पावरफुल नहीं होगी, ठीक है। आया समझ में अच्छे से, तो क्या कर दो भाई, फटाफट से लाइक कर दो, समझ में आ गया, ये कर दो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। ये कर दो, ये जो टर्म है ना, ये कर दो लाइक, ठीक है, क्या कर दो, लाइक कर दो फटाफट, कर दिया लाइक, आगे बढ़े, चलो। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, भाई गवर्नमेंट के टाइप्स, अब जानते हैं हम गवर्नमेंट कितने टाइप्स की होती है। हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड एनफोर्स लॉ, ये जो गवर्नमेंट अपने मन से कुछ कानून बना रही है, भले ही पब्लिक वेलफेयर के लिए, बट अपने अकॉर्डिंग बना रही है, फिर उन्हें एनफोर्स करा रही है, चाहे पुलिस चेकिंग हो या जुर्माने का डर हो, है ना, लॉ बेस्ड डिसीजंस हो, तो ये गवर्नमेंट कर कैसे रही है, ये गवर्नमेंट को इजाज़त कौन दे रहा है, कौन परमिशन देता है कि आप ऐसा करिए। होता है ना कि आप भी सोचते होंगे कि गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है, गवर्नमेंट ने लॉ बनाया, गवर्नमेंट ने डिसीजन बनाया, फॉलो नहीं करा तो जेल में चले गए, पेनल्टी देनी पड़ी, तो ये कर क्यों रही है गवर्नमेंट, किसी ने गवर्नमेंट को परमिशन दी है? देखते हैं। The answer to this question depends on the type of government there is in a country. ये जो क्वेश्चन का आंसर है ये किस पे आएगा, इस पे आएगा कि भाई किस टाइप की गवर्नमेंट है हमारी कंट्री में। अलग अलग टाइप की जो है गवर्नमेंट होती है, तो ये जो डिसीजन, जो क्वेश्चन है कि भाई गवर्नमेंट को कौन अलाउ करता है, तो ये गवर्नमेंट किस टाइप की, उस पर डिसाइड करेगा, उस पर डिपेंड करेगा। देखते हैं। In a democracy, it is the people who give the government his power. अगर हम डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करें, डेमोक्रेसी की बात करें, in a democracy it is the people who give the government this power. ये जनता है जो गवर्नमेंट को क्या करती है, पावर देती है कि ठीक है लीजिए आप डिसीजन। कौन दे रहा है पावर, हम ही दे रहे हैं, जनता दे रही है। अगर ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, they do this through elections in which they vote for particular person and elect them. और ये गवर्नमेंट को जो है पब्लिक अलाउ कर रही है, तो पब्लिक क्या जाके बोलेगी कि गवर्नमेंट जाओ आप ये काम करो? ये कर कैसे रही है? ये ऐसे कर रही है विद द हेल्प ऑफ इलेक्शंस। इलेक्शंस होते हैं, वोट देती है जनता, वोट देती है अपने फेवरेट जो उनको लगता है भाई कैंडिडेट को कि भाई नेता को हम चुनेंगे, तो फिर वो नेता इन लोगों के लिए काम करते हैं, इनके बिहाफ में काम करते हैं, इनके अच्छे के लिए काम करते हैं। तो यानी ये अलाउ कर रहे हैं कि हमने तो आपको चुन लिया है, अब आप हमारे लिए अच्छे से अच्छे डिसीजन लीजिए, कानून बनाइए ताकि सब कुछ पीसफुल और बहुत अच्छा रहे और हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बनी रहे। आया समझ में? तो कैसे होता है? They do this through election in which they vote, जिसमें भाई इलेक्शन वोट करते हैं फॉर पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। भाई जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन्हें सही लगता है, डिजर्विंग कैंडिडेट लगता है, उनके लिए वोट देते हैं और क्या करते हैं, उनको इलेक्ट करते हैं। आया समझ में कि कैसे गवर्नमेंट डिसीजन लेती है? कौन बताता है गवर्नमेंट को? ये हम पब्लिक हैं, हम जनता ही अलाउ करती है इन्हें कि भाई हमने आपको अलाउ करा है, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप डिसीजन लीजिए। क्यों? क्योंकि हमने आपको वोट करा है, इलेक्शन में हमने आपको वोट करा है, आपको चुना है, भाई कैंडिडेट चुना है और आप इलेक्ट हुए हैं। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Once elected, these person form the government. अब जब ये इलेक्ट हो जाते हैं तो ये लोग जो हैं क्या फॉर्म करते हैं? ये फॉर्म करते हैं गवर्नमेंट। इलेक्ट होने के बाद ये जो है फॉर्म करते हैं भाई गवर्नमेंट। अब जब गवर्नमेंट फॉर्म होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी? लॉज बनाने का काम करेगी, लॉज को फॉलो कराने का काम करेगी। फॉलो कौन करेगा? एवरीवन, एवरी सिटीजन।
In a democracy, the government has to explain its actions and defend its decisions to the people. अब क्या होता है अगर बात करें डेमोक्रेटिक कंट्री की, तो डेमोक्रेसी में क्या होता है, इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड डिसीजन टू द पीपल. मतलब गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी में क्या करना पड़ता है, अपने जो भी फैसले एक्सप्लेन करने पड़ेंगे. अगर गवर्नमेंट कह रही कि मैंने सोचा है कि मैं 6 महीने में यहाँ पे रोड बनवा दूंगा, है ना, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, तो भाई समझाना पड़ेगा कैसे होगा, कितना फंड लगेगा, क्यों करवा रहे हैं, है ना, तो बाकियों के लिए क्या होगा. और ऐसा तो नहीं कि आप बोल रहे हैं तो 6 महीने में हो जाएगा, 8 महीने, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हो सकता और उससे पहले नहीं हो सकता. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करनी पड़ेगी. अगर कोई पूछेगा कि फिर तो पब्लिक को दिक्कत होगी, उनके रूट वगैरह चेंज करने पड़ेंगे, तो वो भी बताएगी गवर्नमेंट कि हाँ धीरे धीरे ऐसे बनाएंगे कि इस साइड से जा पाएँ, फिर इधर बनाएंगे ताकि इधर से काम हो पाए. तो ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा भाई, बहुत ज़रूरी होता है. और जो भी एक्शन वो लेंगी उनको डिफेंड भी करना पड़ेगा. आया समझ में. अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की. और दूसरी टाइप की गवर्नमेंट कौन सी होती है, दूसरी टाइप की गवर्नमेंट होती है मोनार्की. ये देख लीजिए इस टाइप की, जिसमें क्या दिखेंगे हमें, राजा महाराजा दिखेंगे, मोनार्क, किंग और क्वीन. द मोनार्क, किंग और क्वीन हैज़ द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट. इसमें पावर किसके पास होती है, यहाँ पे जो पावर होती है भाई राजा महाराजाओं के पास होती है. वो डिसीजन बना सकते हैं और गवर्नमेंट रन करते हैं. कोई उनसे कुछ नहीं बोलेगा, कोई उनको कुछ वो नहीं करेगा, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकता, कोई उन्हें अपने पार्टिसिपेट नहीं कर सकता कि नहीं हमने ऐसा सोचा है राजा साहब आप ऐसा करिए. नहीं, उनको जो जैसा सही लगेगा वो वैसे डिसीजन आराम से लेंगे. तो वो हो जाती है हमारी मोनार्की गवर्नमेंट, यानी ऐसी राजा महाराजा वाली. डिफरेंस देखिए, जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होता है. पावर कौन दे रही है, पब्लिक दे रही है. क्यों, क्योंकि पब्लिक वोट दे रही है. वोट देने का अधिकार कैसे आया भाई, मिला है उन्हें. देन बात करें मोनार्किकल गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है, उसमें यह है कि भाई राजा महाराजा हैं तो पोजीशन जो है हेरिडिटरी, पता है भाई राजा जी हैं तो उन्हीं का बेटा ही जो है राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा. तो आम जनता का पार्टिसिपेशन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है. अब राजा को कुछ भी डिसीजन का जो भी डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं है. अगर उनको लगता है कि मैंने फैसला लिया है, सही है गलत है, फॉलो करना है करो, नहीं करोगे तो भाई सज़ा मिलेगी. तो ये हो जाती है हमारी मोनार्किकल गवर्नमेंट, जिसको क्वीन एंड किंग मतलब क्या करते हैं, रन करते हैं. आया समझ में. आगे बढ़े, चलो. द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल टू डिस्कस मैटर्स. अगर हम बात करें मोनार्किकल गवर्नमेंट की, तो उसमें क्या होता है, जो मोनार्क होते हैं उसमें स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं, मैटर डिस्कस करते हैं. बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क. ग्रुप ऑफ पीपल को कहा तो जाता है कि आप क्या करिए, डिसीजन बनाइए जनता की भलाई के लिए, हमारे देश मतलब इसके हमारे स्टेट की भलाई के लिए, मेरे राज्य की भलाई के लिए. बट जो अल्टीमेट डिसीजन रहता है वो राजा के पास रहता है. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल राजा महाराजा के अंडर में काम कर नहीं, मतलब मेरे अंडर 4-5 लोग काम करें, मैंने आपको बोला कि आप कुछ सोचिए कि हमें कितने कुएं बनाने चाहिए, कैसा करना चाहिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए क्या काम करें, तो आपने डिसीजन बना लिया. बट अगर मुझे सही लगा तो ठीक, नहीं लगा तो मैं ना बोल सकती हूँ. अब आप मुझसे पूछेंगे नहीं 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 सर आप क्यों, राजा साहब आप क्यों मना कर रहे हैं, इतना तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, डिसीजन मेरे पास है. मैंने कहा हाँ तो ठीक, मैंने कहा ना तो भी ठीक. Unlike in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decision they take. अगर हम बात करें किसकी, डेमोक्रेसी में क्या होता है भाई, गवर्नमेंट को डिसीजन जो है डिफेंड करने पड़ते हैं, एक्शंस जो है बताने पड़ते हैं, एक्सप्लेन करने पड़ते हैं. बट जो किंग्स एंड क्वींस वाले टर्म की बात करें, मोनार्की पावर की बात करें, तो उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, या जो भी डिसीजन है उनको डिफेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. अगर राजा साहब ने बोला है कि मैं 1 महीने में या 5 कुएं बनवा दूंगा, तो अब वो 1 महीने से 10 महीने हो जाए, धीरे धीरे बन रहा हो या काम शुरू ही ना हुआ हो, कोई उनसे कुछ नहीं पूछने वाला है. आया समझ में डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. किसके बीच में, अगर यहाँ देखें हम, मैं यहाँ लिख दूं, अगर ये हमारी मोनार्की, मोनार्की ये है हमारी डेमोक्रेसी. अगर इनके बीच में छोटा सा ऐसे डिफरेंस बना लें, ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं यहाँ पे और छोटे छोटे आपके लिए
डिफरेंस लिख दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हमने क्या देखा, पहला अल्टीमेट पावर किंग्स एंड क्वींस। भाई जो अल्टीमेट पावर है मोनार्की में किसके पास रहती है, किंग्स एंड क्वींस पे। यहाँ पे किसके हैंड्स में रहती है, सिटीजन्स या पब्लिक। अगर यहाँ पे बात करें, नो अलग कलर से लिख देती हूँ, नो पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे है पब्लिक पार्टिसिपेशन। पब्लिक पार्टिसिपेशन तो यहाँ पे मस्ट ही होता है। पब्लिक का जो पार्टिसिपेशन है यहाँ पे होना जरूरी ही जरूरी है, ठीक है। चलो इससे लिख देते हैं, नो नीड टू एक्सप्लेन इट्स डिसीजंस और एक्शंस। भाई कोई भी डिसीजंस और एक्शंस को भाई क्या करने की ज़रूरत नहीं है, बताने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे नीड्स टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिसीजंस, ठीक है। आया समझ में। यहाँ पे क्या है, पब्लिक पार्टिसिपेशन है, दैट मीन्स मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, दैट मीन्स नो वोटिंग राइट्स। कोई वोटिंग राइट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये समझ लीजिए, नो वोटिंग राइट्स। यहाँ पे पब्लिक पार्टिसिपेशन है विद द हेल्प ऑफ वोटिंग, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। ये वोट, ये समझ लीजिए आप। तो अगर मैं ऐसे बनाऊं तो आपको डिफरेंस दिख जाएगा जो हमने पढ़ा कि मोनार्की गवर्नमेंट में क्या होती है कि अल्टीमेट पावर रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ किंग्स एंड क्वींस, मतलब किंग्स एंड क्वींस के हाथों में अल्टीमेट फाइनल पावर होती है। यहाँ पे जो पावर होती है भाई सिटीजन और पब्लिक के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। पार्टिसिपेट कैसे करेंगे भाई, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। ये वोट इतना लिख पाई मैं, विद द हेल्प ऑफ वोटिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पब्लिक का पार्टिसिपेशन नहीं है, अल्टीमेट पावर राजा महाराजा के पास है। क्यों नहीं है? क्योंकि वोट नहीं करते। यहाँ पे पोस्ट कैसी होती है, हायरिकल होती है, हेरिडिटरी होती है, सॉरी, कि मतलब राजा है तो उनका बेटा राजा बनेगा। फिर क्या होता है भाई, इनमें इनको कोई भी डिसीजन एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ेगी भाई, जब पता है सत्ता हमारी रहनी है, मैं राजा हूं, फिर मेरा बेटा राजा बनेगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा, जब तक कोई दूसरा अटैक ना कर ले वो बात और है। तो मैं क्यों अपने डिसीजन किसी को बताऊं, यानी मैं राजा हूं, मुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, ना पब्लिक को वोटिंग या पब्लिक पार्टिसिपेशन की जरूरत है। बट यहाँ पे अगर हम रिलेट करके चले कि भाई क्योंकि पब्लिक का पार्टिसिपेशन जरूरी है, पब्लिक वोट देती है, पब्लिक के थ्रू ही यहाँ पे गवर्नमेंट चुन के आती है, पब्लिक के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। तो भाई क्या है, जरूरी है एक्शंस को, डिसीजंस को एक्सप्लेन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पड़ जाती है। तो ये डिफरेंस होता है हमारा मोनार्की एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? आ गया ना तो लाइक करो फटाफट से, चलो फटाफट से लाइक कर दो, आगे बढ़ते हैं। चलो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब हम समझेंगे किसके बारे में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में समझेंगे। अभी तो हम क्या पढ़ रहे थे, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ा हमने, देखा मोनार्की गवर्नमेंट, हमने देखा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। मोनार्की गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में एक एक डिफरेंस आप मुझे अभी के अभी कमेंट में लिख के बताओ। जस्ट हमने अभी पढ़ा है कुछ सेकंड्स पहले, ठीक है। एक आध मिनट भी चलो गुजर गया, तो अभी कुछ मिनट पहले ही पढ़ा है, ये तो मैं कहूँगी। तो क्या करो, फटाफट से एक डिफरेंस मुझे लिख के बताओ कॉमेंट में।
अब बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। इंडिया क्या है? इंडिया डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि इसमें पीपल को राइट टू वोट है। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी है कि नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल इंडिया है हमारी डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। मतलब यहाँ जो पीपल हैं, जो इंडिया के लोग हैं, उन्होंने क्या करा है? बहुत लंबा स्ट्रगल करा है इस चीज़ के लिए। इस चीज़ के लिए बहुत लंबा स्ट्रगल करा है, तभी जाके भाई इंडिया क्या बनी? डेमोक्रेटिक कंट्री बनी है। उससे पहले क्या था? जो ब्रिटिशर्स थे उनका रूल था, इक्वालिटी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं थी, कि अपॉर्चुनिटी नाम की भी कोई चीज़ नहीं थी। बट बाद में जब ब्रिटिशर्स चले गए, ब्रिटिश रूल हट गया, तो क्या आई? हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया, हमारे पास डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई, जो कि बड़ी मेहनत, बहुत ही टाइम के स्ट्रगल के बाद हमें मिली है। There are other places in the world where people have also struggled to have democracies. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया की बात करें, भाई दुनिया में, देश में ऐसी, मतलब दुनिया के देशों में बहुत से ऐसे, मतलब दुनिया की जगह में ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ पर लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल करा है, मतलब इक्वालिटी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है कि हमें भी पार्टिसिपेशन का मौका चाहिए। तो इस चीज़ के लिए बहुत स्ट्रगल हुआ है अदर कंट्रीज़ में भी। You now know that the main feature of a democracy is that the people have the power to elect their leaders. अगर हम ये देखें कि जो हमने डेमोक्रेसी गवर्नमेंट या मोनार्की गवर्नमेंट पढ़ी है, जिसका अभी मैंने एक एक डिफरेंस लिखने के लिए आपको बोला है, अभी मैं पूछूंगी, तो क्या है? इससे समझ में आता है कि द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। इससे समझ में आता है कि भाई पीपल, पब्लिक के पास क्या है? पावर है अपने लीडर्स को इलेक्ट करने का। ये डेमोक्रेसी से आप समझ गए होंगे। अगर हम कह रहे हैं कि पब्लिक के पास अल्टीमेट पावर है, पब्लिक डिसीजन मेक कर सकती है, पब्लिक वोट दे रही है, दैट मीन्स पावर किसके पास है? दैट मीन्स पावर आपके, हमारे, मतलब पब्लिक के पास है। आया समझ में? किसकी बात कर रहे हैं हम? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। तो यू नाउ नो, भाई ये अब आप समझ गए हैं, दैट द मेन फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मेन फीचर क्या है? डेमोक्रेसी का मेन फीचर एक इज दैट द पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट देयर लीडर्स। भाई पब्लिक के पास पावर है अपने लीडर्स को चुनने की, अपने नेता को इलेक्ट करने की। आया समझ में? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी की जहां बात आती है, दैट मीन्स पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात ऑटोमेटिकली आ जाती है। जहां डेमोक्रेसी यानी रोल ऑफ द पब्लिक मस्ट है, तो आप पैरेलल लेके चल सकते हैं। जहां डेमोक्रेसी दैट मीन्स पब्लिक, जहां डेमोक्रेसी दैट मीन्स सिटीजन्स। आया समझ में? आया कि नहीं आया? आगे आना इजी वे में, इजी फंडा। ये देखिए क्या दिखा रहे हैं, हम बात करते हैं ना इलेक्शन की, वोटिंग की। तो वोटिंग इन अ रूरल एरिया, ये रूरल एरिया में वोटिंग हो रही है। अ मार्क इज पुट ऑन द फिंगर टू मेक श्योर दैट अ पर्सन कास्ट ओनली वन वोट। वोटिंग में क्या होता है, आपने अभी तो आपने देखा होगा, छोटे हैं, बट आप जैसे आपके पेरेंट्स वोट देके आते तो उनके फिंगर में आप निशान देखते होंगे ना, ऐसे निशान। आपके पेरेंट्स जब वोट देकर आते हैं तो उनकी फिंगर में ऐसा निशान होता है, आपने देखा होगा। ये जो मार्क है क्यों डाला जाता है, क्यों दिया जाता है? मार्क है इसलिए दिया जाता है। क्यों? क्योंकि दैट मीन्स वो वोट देकर आए हैं। आया समझ में? दैट मीन्स वो जो है आपके पेरेंट्स है, वोट देकर आए, और उनको वोट देने का सिर्फ एक ही, मतलब वोट देने का तो अधिकार है, बट राइट टू वन वोट, मतलब एक ही वोट दे पाएंगे। ऐसा नहीं है कि वोट देने का अधिकार है तो अभी चले गए, फिर थोड़ा इच्छा हुई, खाना वाना खा पी के सोने होने के बाद फिर एक बार और वोट दिया, फिर सोचा कि अरे यार 5-6 बजे तक तो बंद हो ही जाएगा, तो एक बार और जाते थे नहीं, एक बार ही वोट दे सकते। तो वही देखने के लिए, वही ताकि दिक्कत ना हो कि कोई दोबारा ना दे, तो फिंगर में क्या मार्क लगा देते हैं। आया समझ में? कि कोई चालाकी ना करे। चालाक लोग तो बैठे ही हैं दुनिया में, तो कोई चालाकी ना करे। आगे बढ़े, चल। So in a sense, a democracy is ruled by the people. इस सेंस में हम ये समझ सकते हैं, कह सकते हैं कि भाई जो डेमोक्रेसी है उसमें कौन रूल करता है? उसमें जो भाई रूल होता है, जो भाई किसका हक चलता है, रूल चलता है पीपल का। किसका? पब्लिक का। किसका रूल चलता है भाई? पब्लिक का। आया समझ में? The basic idea is that people rule themselves by participating in the making of these rules. इससे समझ में आता है कि पीपल क्या कर रही है? खुद पे ही रूल कर रही है। कैसे रूल करी? खुद ही डिसीजन बनाने में हेल्प कर रही है, और ये जो रूल हो रहा है उन्हीं पे हो रहा है, मतलब जो कानून बन रहे हैं उन्हीं के लिए बन रहे हैं, उन्हीं को फॉलो करना पड़ रहा है। क्योंकि पब्लिक चाह रही है कि ऐसे कानून बने जिन्हें हम फॉलो करेंगे, जो हमारी कंट्री के पीस के लिए और हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी और हमारे वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाँ, हम डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो रूल बनेंगे वो हमें ही फॉलो करने हैं, ये उन्हें पता है।
तो द बेसिक आइडिया इज दैट पीपल रूल देमसेल्व्स बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दिस रूल्स, है ना, खुद ही जो है खुद पे ही रूल करें, ताकि क्या कर रहे हैं, मतलब वोटिंग भी खुद दे रहे हैं, पार्टिसिपेट भी खुद करें, और जो है फॉलो भी रूल्स उन्हीं को करने पड़ रहे हैं। आप ये सोचिए कि ये हम कह रहे हैं ना कि पब्लिक पार्टिसिपेशन है, कि पब्लिक ने किसी नेता को चुना, अब वो नेता बन गए, अब वो नेता ने कानून बना दिया कि भाई आपको जो है बिना हेलमेट के नहीं जाना, है ना, स्पीड ड्राइविंग नहीं करनी, तो ये रूल फॉलो कौन करेगा, हम ही करेंगे, और उन्हें नेता किसने बनाया, हम ही ने बनाया, और वो रूल हमें फॉलो करने पड़े। क्यों है ये, हमारे अच्छे के लिए ही है, हमारे वेलफेयर के लिए ही हमने उन्हें चुना है कि हाँ आप हमारे वेलफेयर के लिए ऐसे डिसीजन लीजिए ताकि कोई दिक्कत ना हो, एक्सीडेंट ना हो। ठीक है, आया समझ में। Democratic governments in our times are usually referred to as representative democracy। अगर हम बात करें डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या बोल सकते हैं हम, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोल सकते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ लिख दूं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो मैं यहाँ पे इक्वल करके ये भी लिख सकती हूँ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। अगर मैं लिख रही हूँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। मतलब क्या होता है इसका मतलब समझेंगे। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। हमें पता है ना, आपने सोचा होगा, आप सोचते होंगे कि मम्मी पापा जो है वोट देने जाते हैं और फिर हम कहते हैं कि हमारा वोट जरूरी है। हमारे वोट से क्या होता है, हमसे ही तो चुन के वो नेता बनते हैं, और वो नेता काम किस लिए करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं। दैट मीन्स हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम तो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, इनडायरेक्ट विद द हेल्प ऑफ वोटिंग। इनडायरेक्टली हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भले ही वहां पे हम हैं, रूल्स हमारे हैं, जो हम चाह रहे हैं हमारे लिए, बट बना ये रहे हैं नेता जिनको हमने चुना है, यानी इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन है, जाने हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप ही समझ जाइए, जैसे होता है स्कूल का कोई कंपटीशन है, हम क्या कर रहे हैं, हम ये बोलेंगे कि भाई आप वोट दीजिए कि कौन से जो 2-4 लड़के हैं, जो 2-4 अच्छे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, तो उनमें से कौन हमारे स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन में क्विज कॉन्टेस्ट होने वाला है तो हमें रिप्रेजेंट करेगा। अब क्लास वालों ने, स्कूल वालों ने वोट दिया, और उसमें से एक जो है फाइनल जीते, जिनको सबसे ज्यादा वोट मिला। तो वोट किसने दिया, चाहा किसने कि भाई हमें रिप्रेजेंट करे क्विज कॉम्पिटिशन में जाके, कि हमारे स्कूल का नाम हो, हमारा नाम हो, तो रिप्रेजेंट करेंगे भाई। चिंटू नाम ले लिया कि चिंटू को वोट दिया, जो चिंटू सबसे ज्यादा जीत गए, बंटी और मोंटी से ज्यादा चिंटू जीत गए, तो चिंटू क्या करेगा भाई, रिप्रेजेंट करेगा अपने स्कूल को। इनडायरेक्टली हम ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब इनडायरेक्टली वहाँ हम बैठे हैं, ये समझ जाइए। अगर चिंटू वहाँ क्विज कंपटीशन में, इंटर स्कूल क्विज कंपटीशन में बैठा है, यानी हमारा स्कूल वहाँ बैठा है, ये समझ जाइए। हमारे स्कूल की तरफ से रिप्रेजेंट सबको कौन कर रहा है, चिंटू कर रहा है, यानी हम भी वहाँ हैं। तो इनडायरेक्ट तरीके से आए, क्योंकि हमने वोट दिया है चिंटू को। तो ऐसे ही भाई, अब चिंटू जीतेगा तो नाम हमारे स्कूल का होगा, तो घर आके अपने दोस्तों में आप बताओगे ना कि अरे देखो देखो, हमारा स्कूल इंटर कंपटीशन में जीता, हमारा स्कूल इंटर स्कूल कंपटीशन में जीता। क्यों, क्योंकि हमारा चुना हुआ चिंटू भैया वहाँ गए और क्विज कंपटीशन जीत गए। आया समझ में। तो ऐसे ही भाई, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्या होती है, इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। भाई जो पब्लिक है, डायरेक्ट जाके पार्टिसिपेट नहीं करती कि चलो मैंने कानून बनाया, मेरे को बोल रहे हो ना आप कि मैं इंपॉर्टेंट हूं तो जाओ मैं कानून बनाता हूं। नहीं, पब्लिक डायरेक्ट कानून नहीं बनाती। कैसे बनाती है, कैसे काम होता है, इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को बोलती है, मतलब चुनती है, और ये चुनती कैसे, इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। हम बोलते हैं ना, अरे ये नेताजी हाथ जोड़ते हुए आते ना कि आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपका ये काम कराऊंगा, ऐसे कराऊंगा। तो क्या कर रहे हैं, मतलब वो हमसे कह रहे हैं कि आपकी जो परेशानी वो मैं सॉल्व कराऊंगा, आप इनडायरेक्टली आप रहेंगे वहां पे, बट रिप्रेजेंट आपको मैं करूंगा, इनडायरेक्ट तरीके से रहेंगे आप वहां। आया समझ में, आप मुझे बस वोट दीजिए इलेक्शन प्रोसेस के थ्रू। आ गया समझ में। आगे बढ़े, इसीलिए जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जो लीडर्स होते हैं ना, ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़े, चलो। These representatives meet and make decisions for the entire population। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेटिव है। हम देखते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज, एरिया के नेता होते हैं, वो चुन के आते हैं, अलग अलग स्टेट के नेता चुन के आते हैं। तो वो क्या करते हैं, मिलते हैं और सारी पॉपुलेशन जो उनके यहाँ की जनता के लिए क्या करते हैं भाई, डिसीजन बनाते हैं।
जनता के वेलफेयर के लिए डिसीजन बनाते हैं। These days, a government cannot call itself democratic unless it allows what is known as universal adult franchise. कोई भी गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक कब तक नहीं कह सकती, जब तक ये टर्म ना हो, ये वाला टर्म ना होगा, नहीं होगा ना, तो गवर्नमेंट खुद को क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेगी। गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोल सकती अगर ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का टर्म ना हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होती है, इसका मतलब होता है सारे एडल्ट को, कोई ये नहीं देखा जाएगा किसकी कास्ट कौन सी, किसका कलर कैसा है, कौन विलेज से है या अच्छे शहर से, कुछ नहीं, बस उनको क्या रहेगा, वोट देने का अधिकार रहेगा। क्या रहेगा भाई, उन्हें वोट देने का अधिकार रहेगा। किसको, एडल्ट्स को क्या रहेगा भाई, वोट देने का अधिकार रहेगा। तो अगर हम बात करें, ये अगर मानो रहेगी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज अगर हमें मिलेगी, अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है that means right to vote. इसका मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब जहां पब्लिक पार्टिसिपेशन है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अल्टीमेटली इसको नीचे ही लिख देते हैं, क्रिएशन ऑफ क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अगर इस तरीके से समझो, इस चार्ट फ्लो में समझो, तो आपको चीजें समझ में आएगी। कैसे समझ में आएगी, देखो मैं बताती हूँ। हमें क्या कहा है कि अगर ये टर्म नहीं है ना, अगर ये टर्म नहीं है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टर्म हटा दो, तो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक नहीं हो सकती। अब ये कैसे नहीं हो सकती, डेमोक्रेटिक जो है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, यानी राइट टू वोट। दैट मीन्स क्या है यहाँ पे, राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। तो इसका फ्लो कैसे चलेगा कि अगर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, दैट मीन्स 18 और 18 अबव कैन वोट। 18 और 18 अबव के जो पर्सन है वो वोट दे सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब वोट देने का अधिकार। वोट देने, अगर मतलब वोट देने का अधिकार है, दैट मीन्स पब्लिक का पार्टिसिपेशन है, दैट मीन्स पब्लिक पार्टिसिपेशन टर्म आ गया। अब जहां पब्लिक का रोल आ गया, पब्लिक आ गई, तो इसका मतलब वो सरकार क्या है, दैट मीन्स क्रिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। इसका मतलब भाई क्या क्रिएट हो रही है, इसका मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। अगर ये हटा दो कि ये नहीं है, अगर मैं इसको हटा दूं कि ये नहीं है, तो यानी ये नहीं होगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं है, दैट मीन्स वोट देने का अधिकार नहीं है। अगर वोट देने का अधिकार नहीं है, इसका मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है, और अगर पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है तो भाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ही नहीं। तो ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आया समझ में, आया समझ में कि नहीं आया। अगर हम बात करें किस चीज़ की, हम ये बात करें कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है तो वोट दे सकते हैं। कौन देगा, 18 और 18 प्लस के लोग। ये ध्यान रखना, आप ये मत सोचिए आप देंगे, 18 और 18 अबव के जो लोग रहेंगे वोट देंगे, ठीक है भाई, वोट देंगे, यानी पब्लिक पार्टिसिपेट कर पा रही है। वोट पब्लिक ही दे रही है, यानी पब्लिक पार्टिसिपेट कर पा रही है। और जहां पब्लिक है, दैट मीन सरकार कैसी है, प्रजातंत्र है, लोकतंत्र, यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, ठीक है। जहां ये हटाया तो ये भी गया, ये भी गया, और ये भी चला जाएगा। आया समझ में, ठीक है। आप चाहे तो इसका क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस तरीके से जो मैंने बनाया है स्क्रीनशॉट ले लो। ये फर्स्ट भाई ये जरूरी है, ये होगा तब जाके ये होगा, देन ये होगा, फिर ये हो जाएगा फाइनली, ठीक है। इससे आपको जस्ट नोट के फॉर्म में, कि आपके लिए एक शॉर्ट नोट्स जैसा, कि आपको ये समझ में आ जाएगा ये जो टर्म यहाँ लिखा है, ठीक है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो। वोट्स फॉर वुमेन, ये क्या है, ये एक मतलब आर्टिकल जो आपकी बुक में इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ते हैं।
कौन सी कंट्री के बारे में? ये यूरोप और यूएसए के जो है इशू हुआ था कि वुमेन्स ने कैसे राइट टू वोट के लिए वो करा था, एक मूवमेंट करा था, प्रोटेस्ट करा था, तो पूरा इसमें है, इसको समझते हैं। Nowhere in the world have governments willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor have had to fight for participation in government. अब क्या हुआ था, कहाँ की बात है ये? Nowhere in the world have governments willingly shared power. All over Europe and USA, women and the poor had to fight for participation in government. किसने फाइट करी थी? अभी इसको समझाती हूँ। ये यूरोप एंड यूएसए की बात हो रही है, यूरोप एंड यूएसए की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है? वुमेन और कौन भाई? पुअर। किस चीज़ के लिए फाइट कर रहे थे भाई? पार्टिसिपेशन के लिए, है ना। मतलब ये बात हो रही है, यूरोप एंड यूएसए की बात हो रही है, ठीक है। कह रहे हैं कि यहाँ पे वुमेन और जो गरीब लोग थे उनके पार्टिसिपेशन के हक के लिए यहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, समझते हैं। वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब वुमेन क्या चाहती थी भाई? पार्टिसिपेशन हो हमारा भी डिसीजन मेकिंग में, ठीक है भाई, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट हो। तो लोग पहले सुनते थे बट इतना कोई ध्यान नहीं देता था। बट ये चीज स्ट्रिक्ट और तेज कब हुई? जैसे हम होता है ना कि जिद पकड़ते हैं, कोई भी जिद करते हैं कि हमें घूमने जाना है, तो हम क्या बोलते हैं? ठीक है। हम स्कूल टाइम पे क्या बोलते हैं कि ठीक है अभी मम्मी से जिद करे, बट मम्मी मान नहीं रही, तो अपन भी भूल जाते कि स्कूल चल रहा है। जब छुट्टियां आती तो हम स्ट्रिक्टली पीछे पड़ जाते कि नहीं घूमने जाना है, मतलब जाना है, मेरी छुट्टी पड़ गई, मुझे घूमने जाना है, अब तो मैं स्कूल भी नहीं जा रहा हूँ, अभी छुट्टी चल रही है। तो आप क्या करते हो? जिद करते हो, अपने जो है अपने जो बनाया फैसला उसको और स्ट्रेंथ करते हो, अपनी डिमांड को और क्या करते हो? स्ट्रेंथन करते हो, मतलब और ज़्यादा आप उसको करते हो कि आपको मानना पड़ेगा, जिद टाइप की करते हो। तो वुमेन स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथन, मतलब ये कब ज़्यादा पावरफुल है? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो वुमेन का स्ट्रगल था किस चीज़ को लेके? भाई वोट हमें भी देना है, हमें भी डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करना है। तो ये कब ज़्यादा बढ़ा आगे? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। अच्छा, ये इसी टाइम पे क्यों ऐसा हुआ, देखते हैं। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफरेज मूवमेंट। ये जो मूवमेंट है इसको क्या कहा जाता है? इसको वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। किस मूवमेंट को भाई? ये जो वोट के लिए बात हुई कि हमें भी राइट टू वोट चाहिए, इस मूवमेंट को वुमेन सफरेज मूवमेंट कहा जाता है। और ये जो टर्म है, कौन सा टर्म? ये जो टर्म सफरेज है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है राइट टू वोट। इस सफरेज टर्म है, इसका मतलब होता है वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट। आया समझ में? During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that was earlier considered men's work. अब जब वॉर हो रहा था तो क्या हुआ भाई? लड़ाई युद्ध करने शुरू से हमने देखा है, चाहे हमारी माइथोलॉजी हो चाहे कोई भी कंट्री की हो, हम क्या देखते हैं? वॉर करने आदमी जा रहे हैं, है ना। वॉर करने कौन जा रहे हैं? वॉर करने का काम आदमी लोग कर रहे हैं, मैन कर रहे हैं। अब जब वॉर करने का काम मैन कर रहे हैं तो उसके कारण भाई वुमेन क्या करती थी? Women were called upon to do work that was earlier considered men's work. मतलब अब औरतों को भी वो काम करने पड़ रहे थे जो आदमी करते थे, कि वो आदमी ही कर सकते हैं, आदमी केपेबल है। तो अब जब आदमी वॉर पे चले गए तो घर चलाना है, जीवन चलाना है, पैसा कमाना है, बहुत ज़रूरी है। कब वापस आएंगे, कब लड़ाई खत्म होगी पता नहीं, जिएंगे भी कि नहीं जिएंगे, ऐसा ही नहीं कि कभी मिल पाए नहीं मिल पाए, तो काम तो करना है। तो वो काम जो पहले आदमियों के लिए होते थे वो औरतें भी करने लग गई थी। कब? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। आया समझ में? आगे बढ़े, चलो। Many women began organizing and managing different kinds of work. अब जो वुमेन जब काम करने लग गई तो आराम से क्या करने लगे भाई? कामों को मैनेज करना सीख गई, मैनेज करने लग गई डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क को। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing. अब जब लोगों ने देखा कि आदमी लोग वॉर पे गए हैं, औरतें घर भी संभाल रही है और वो काम भी कर रही है जो पहले एक आदमी किया करते थे, मतलब जो काम पहले मेंस का था वो काम अब वुमेन कर रही हैं, जो भी काम मेन करते थे। तो इसका मतलब हम तो जो स्टीरियोटाइप हमने बना रखी थी कि औरतें नहीं कर सकती ये काम जो आदमी करते हैं, तो ये तो गलत है। When people saw this, they began to wonder why they had created so many unfair stereotype about women and what they were capable of doing. मतलब वो ये सोचने लग गए कि हम पहले जो स्टीरियोटाइप मतलब हमने जो धारणा बना रखी थी कि ये काम औरतों को करना चाहिए, ये काम जो है आदमियों का है, मेन का है, तो अब जब हम देख रहे हैं कि वुमेन आराम से काम कर रही है, उस चीज़ को मैनेज कर पा रही है, ऑर्गेनाइज कर पा रही है, तो ये स्टीरियोटाइप यानी गलत था।
So women began to be seen as being equally capable of making decision. अब जो औरतों को देख के समझ में आने लग गया, औरतों को देख के समझ में आने लग गया, दैट मीन्स हम भी इक्वली केपेबल हैं जैसे मैन हैं। हम भी मतलब डिसीजन बना सकते, काम कर सकते, जैसे आदमी कर सकते, हम भी कर सकते, तो ये समझ में आने लग गया। The suffragettes demanded the right to vote for all women and to get their demands heard. They changed themselves to railing in public places. अब जो लोग थे, जो औरतें थी, जो लोग, वो क्या करने लग गए, वो डिमांड करने लग गए कि अब जब हम डिसीजन ले सकते हैं, हम जो है मैन के बिना चीज़ें संभाल रहे हैं, घर भी संभाल रहे हैं, बाहर के काम अलग अलग टाइप के वो भी कर रहे हैं, मैनेज कर पा रहे हैं, यानी हम केपेबल हैं, यानी हम डिसीजन मेकिंग पावर हम में है, हम डिजर्व करते हैं वो चीज़, राइट टू वोट की। तो अब हमें क्या चाहिए, वो अधिकार चाहिए। तो वुमेन क्या करने लग गई, डिमांड करने लग गई। ठीक है, डिमांड किसके थ्रू करने लग गई भाई, रैली वगैरह, प्रोटेस्ट वगैरह करने लग गई पब्लिक प्लेसेस पे, तो इसके थ्रू वुमेन डिमांड करने लग गई। ऐसे ही होती ना, जब हम चाहते हैं हमारी डिमांड सुनी जाए बड़े बड़े लेवल पे, हम रैली करते हैं, हम प्रोटेस्ट करते हैं, हम स्ट्राइक करते हैं। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike. अब क्या हुआ, काफी जो सफरेजेट्स थे वो क्या करने लग गए, भूखे रहने लग गए, हंगर स्ट्राइक करने लग गए, कहीं तो वो जो जेल भी जाना पड़ा, एंड दे हैड टू बी फेड बाय फोर्स, कहीं को भगाना पड़ा, ये सब करना पड़ा, तो ये सारी दिक्कतें होने लग गई। American women got the right to vote in 1920, while women in UK got to vote on the same terms as men some years later in 1928. American women को कब मौका मिला भाई, मौका मिला वोट देने का, फाइनली मतलब उनकी डिमांड पूरी की गई, तो अमेरिकन वुमेन को 1920 में वोट देने का मौका मिला, मतलब राइट टू वोट मिला। अब यूके वुमेन को कब मिला, यूके की औरतों को मिला मौका 1928 में, मतलब 1920 में यूएसए की वुमेन सक्सेसफुल हुई और यूके की वुमेन 1928 में। तो इस तरीके से देखिए इमेज क्या है, वोट्स फॉर वुमेन की लोग बता रहे हैं, देखिए इसको। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे थे भाई, प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो हमने क्या जाना वोट्स फॉर वुमेन में, इसमें देख के हमने समझा कि कैसे पहले इनको इनकेपेबल माना जाता था कि ये कुछ नहीं कर सकते, या गरीब लोग कुछ नहीं कर सकते, बट जब लगा कि ये लोग मैनेज कर पा रहे, आदमी वॉर पे गए हैं, औरतें आराम से चीज़ें मैनेज कर रही है, लोगों ने नोटिस करा, तो यानी ये स्टीरियोटाइप जो टर्म एक आया था, उसका मतलब आपको पता है, ये जो टर्म आया था यहाँ पे स्टीरियोटाइप, इसका मतलब कोई मुझे बताएगा स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है? हमने सेकंड चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, स्टीरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडाइसेस, बहुत अच्छे से पढ़ा है। याद है कि भूल गए, ये बताओ, याद है कि भूल गए? स्टीरियोटाइप का मतलब किसी को फिक्स इमेज में बांधना। फिक्स इमेज हमने देखा था ना कि जो है लड़के रोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो बचपन से उनके माइंड में वो बात डाल दी जाती कि नहीं ना ना ना, रोना मत, लड़के रोते हैं तो बहुत बुरी बात होती है, बॉयज़ आर ब्रेव, बॉयज़ डोंट क्राई, रोते नहीं हैं। और गर्ल्स को क्या कहा जाता है, गर्ल्स बड़ी सॉफ्ट होती है, जेंटल होती है, मतलब बॉयज़ सॉफ्ट और जेंटल नहीं होते, सॉफ्ट स्पोकन नहीं होते, मतलब लड़के बड़ी बदतमीजी से बात करते, अच्छे से बात नहीं करते, और सारी लड़कियाँ अच्छे से बात करती हैं, गुस्सा नहीं करती। ऐसी होती क्या, ममता की मूरत जो बोलते हैं बेसिकली, ऐसा होता है क्या? तो ये क्या है, इमेज फिक्स कर रखी थी। तो ऐसे यहाँ भी इमेज फिक्स कर रखी थी कि औरतें नहीं करती काम, तो इसलिए उन्हें डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेशन नहीं मिलता था, कि जो है वो इतनी केपेबल नहीं है। बट जब यहाँ लगा कि वो केपेबल है, तो उन्होंने डिमांड करी कि भाई हमें भी राइट टू वोट का अधिकार चाहिए, जो कि फाइनली प्रोटेस्ट, रैली, हंगर स्ट्राइक, प्रिजन वगैरह, ये मतलब जेल वगैरह जाने के बाद, ये सब होने के बाद फाइनली उनको कब मिला, अमेरिकन वुमेन को मौका मिला, सक्सेस कब मिली, राइट टू वोट का मौका कब मिला, 1920 में। बात करें यूके की, तो यूके की वुमेन को कब मिला, 1928 में। आया समझ में, 1920 और 1920। आगे बढ़े और ये बताओ फटाफट से, आप लोगों ने लाइक कर दिया भाई, वोट का अधिकार भी मिल गया यहाँ पे वुमेन को, ये हमने समझ लिया। क्या आपने लाइक कर दिया कि नहीं कर दिया? फटाफट से लाइक कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे मोटिवेशन के लिए मैं कहती हूँ ना, ये जो है ये बहुत ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए, तो क्या कर दो भाई, लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो वोट्स फॉर वुमेन टर्म खत्म हुआ, इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे, हमारा अगर जो हम पढ़ रहे थे टॉपिक, ये ध्यान रखना, हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में पढ़ रहे थे। ये दैट मीन्स भाई राइट टू वोट, दैट मीन्स क्या है भाई, वोट देने का अधिकार, राइट टू वोट, ये हम पढ़ रहे थे। तो इसी को आगे बढ़ाते हैं। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दैट। किसके बारे में बात हो रही है, ये जो हम बोल रहे हैं ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि सबको वोट देने का अधिकार है, तो ये पहले नहीं था, ये पहले नहीं था, ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये पहले नहीं था। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट्स डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड द पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन? पहले क्या था, आप ये बिलीव करेंगे कि पहले टाइम पे क्या था कि भाई जो गवर्नमेंट थी वो वुमेन और
पुअर पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए मना करती थी। मतलब उनको ये लगता था कि केपेबल नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है, किस पे, वुमेन पे और पुअर पे, तो उन लोगों को वोट नहीं देने दिया जाता था। जैसे हमने एग्जाम्पल देखा किसका, हमने एग्जाम्पल देखा यूके एंड यूएसए का, ठीक है। In their earliest forms, governments allowed only men who own property and were educated to vote। मतलब किनको वोट देने का मौका मिलता था, जो एजुकेटेड आदमी है। आदमी भी कौन, जो एजुकेटेड है। अब पुअर में तो यहाँ पे औरत आदमी दोनों आ जाएंगे, और वुमेन तो है ही। बट अगर बात करें वोट कौन देता था, मेन में भी कौन से मेन, जो क्या थे, जिनकी अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, मतलब पैसों वाले कह लीजिए, और जो एजुकेटेड थे, तो सिर्फ उन्हीं को वोट देने का अधिकार था। तो ये क्या गलत नहीं है, बहुत गलत है ना। मतलब इन्हीं में डिसीजन मेकिंग पावर है, बाकी इनकी फीलिंग्स, इनकी जो डिमांड्स, इसका कुछ नहीं। पहले पर ऐसा होता था, जो कि बहुत गलत था। This meant that women, the poor, the property-less and the uneducated were not allowed to vote। इसका मतलब भाई किस किस को वोट देने को नहीं मिलता था। अगर यहाँ समझे तो इससे ये समझ में आता है कि इसका मतलब ये कि वुमेन हो गई, पुअर हो गए जो गरीब हैं, और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, और जो अनएजुकेटेड हैं, इलिटरेट है, उनको वोट देने को अलाउ नहीं था। दे वर नॉट अलाउड टू वोट। आया समझ में। वोट कौन देते थे, आदमी देते थे। आदमियों में भी कौन, जो प्रॉपर्टी हो, जिनके पास एजुकेटेड हो, वही दे पाते थे। और कौन नहीं दे पाते थे, औरतें, गरीब लोग, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं है, तो वो डिसीजन मेकिंग में यानी वोट करने में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने को दिया जाता था। आया समझ में। पहले ऐसा होता था, ठीक है। अब तो ऐसा नहीं है, बट पहले देखो ऐसा होता था। चीज़ें कितनी बदली हैं, उसके लिए मेहनत लगती है, स्ट्रगल लगता है, डिटर्मिनेशन लगता है। The country was governed by the rules and regulation that these few men made। अब कंट्री वही रूल्स मानती थी जो ये few men made, मतलब men made। अगर हम बोल रहे हैं कि आदमी ही वोट दे पा रहे हैं, तो यानी डिसीजन किन के हिसाब से चल रहा है, ये men के हिसाब से ही चल रहा है ना। वो भी फ्यू मैन मेड, मतलब कौन से मैन, जिनके पास प्रॉपर्टी है, जो एजुकेटेड है, यानी जो इन्होंने जिन नेता को चुना, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग क्या होगा, अब जो है हमारा पूरे देश के जो है काम चलेगा, ऑपरेट होगा, फंक्शन होगा। सिर्फ इन्हीं लोगों की वजह से, जो रिच हैं और जो एजुकेटेड है, सिर्फ वही दे पाएंगे वोट, ठीक है। बाकियों का क्या, बाकियों को कोई और सरकार चाहिए होगी, कोई और नेता चाहिए होगा, उनकी भी कुछ फीलिंग्स होगी, डिमांड्स होगी, नहीं, जो इनके अकॉर्डिंग है वही पूरे सबको सहना पड़ता था। In India before independence, only a small minority was allowed to vote and they therefore came together to determine the fate of the majority। पहले टाइम पे क्या होता था, अगर हम कहीं की क्यों, हम अपनी इंडिया की बात करें, तो इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ादी से पहले, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट। कौन सी भाई, ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी। स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप को क्या मिलता था भाई, वोट देने का मौका, अलाउड टू वोट। ये जो स्मॉल माइनॉरिटी है, बस यही क्या करती थी, वोट दे पाती थी पहले इंडिया में। जैसे आज है ना, हर कोई दे रहा है, बच्चा मतलब 18 अबव, गरीब अमीर जो भी है, गांव का शहर का जो भी है, दे रहे हैं वोट, है ना। बट पहले कौन देते थे, स्मॉल माइनॉरिटी ग्रुप, मतलब चुन के रखा था कि इंपॉर्टेंट लोग हैं, यही जो है अगर इनका जो फैसला होगा उसके अकॉर्डिंग ही पूरी मेजोरिटी का फैसला हो जाएगा। तो क्या होता था, इन्हीं लोगों के कारण भाई क्या होता था, जो बाकी लोग हैं, जो मेजोरिटी, उनका फेट, उनका मतलब किस्मत डिसाइड होती थी बेसिकली, कह लीजिए। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बहुत अच्छा, क्या क्लास है, क्लास में टीचर है, टीचर ने कहा कि मैं फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करूं इंट्रोडक्शन का, या डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से स्टार्ट कर दूं। किन पे छोड़ा, मैम ने बोला कि 5-6 बच्चे आप डिसाइड कर लो। टोटल बच्चे कितने क्लास में, 40। अब जब 5 बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं मैम हम तो मैनेज कर लेंगे, सेकंड चैप्टर से आप पढ़ाइए, फर्स्ट चैप्टर ईजी, हमें समझ में आ जाएगा। बट बाकी 35 बच्चों का क्या, कोई होंगे जो बिलो एवरेज होंगे, कोई होंगे एवरेज होंगे, जिनको नहीं समझ में आता होगा, जो चाहते होंगे इंट्रोडक्शन से हम शुरू करें, बेसिक से शुरू करें। बट टीचर ने किसकी मानी, 5 लोगों ने कहा है ना, तो अब मैं सेकंड चैप्टर पढ़ाऊंगी, बाकी उन लोगों के हिसाब से चलेंगे। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो वही 5 लोग, जो कुछ माइनॉरिटी ग्रुप ने कहा, जो जिनको वो मौका दिया, उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसे नेता हो, ऐसी चीजें हो, तो बाकी जो मेजोरिटी, उन्हें भी वही करना पड़ेगा, वही सहना उनका पड़ेगा। मतलब अब वो भी वही सहेंगे, अब वो भी वही सहेंगे, जो रिमेनिंग 35 स्टूडेंट्स है 40 में से, अब उन्हें भी सेकंड चैप्टर से पढ़ना पड़ेगा। अब चाहे किसी को समझ में आए नहीं आए, डजंट मैटर। टीचर ने किस पे छोड़ा था, 5 बच्चों पे, उन्होंने बोल दिया कि आप सेकंड चैप्टर से पढ़ाइए, फर्स्ट गया गोल। आया समझ में। तो ऐसे ही होता था पहले इंडिया में। Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have the right to vote. This is known as universal adult franchise. अब क्या हुआ भाई, जो गांधी जी थे उनको भी और भी लोग थे जिन्होंने ये चीज़ देखी और उन्हें सही नहीं लगा, ये अनफेयरनेस थी। तो उन्होंने क्या करा, प्रैक्टिस और डिमांड करी कि सारे एडल्ट्स को, ये उन्होंने डिमांड करी कि भाई सारे एडल्ट्स को
क्या हो, सब लोगों को जो एडल्ट मतलब जो 18 और 18 प्लस हो उनको क्या मिले, उनको वोट देने का अधिकार मिले। और जो कैसे मिलेगा, विद द हेल्प ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। किसके थ्रू मिलेगा भाई, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू ये पॉसिबल हो पाएगा। मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब वोट देने का अधिकार है, दैट मीन्स पब्लिक पार्टिसिपेशन है, हर कोई वोट दे सकता है। एडल्ट मतलब 18 और 18 प्लस, डजंट मैटर औरत आदमी गरीब अमीर कोई मतलब नहीं है, बस 18 और 18 प्लस हो आप वोट दे पाएंगे। दैट मीन्स ये अनफेयरनेस खत्म हो जाएगी, इक्वालिटी रहेगी। तो ऐसा गांधी जी या बाकी लोग भी इस चीज़ को लेकर शौक थे, तो उन्होंने बोला ऐसा होना चाहिए, क्योंकि पहले ऐसा होता था ना, इनइक्वालिटी थी। आगे बढ़े, चलो। राइटिंग इन अ जर्नल यंग इंडिया इन 1931, अपने जो जर्नल था किसका, गांधी जी का, 1931 में उन्होंने बताया था। कौन सा जर्नल था, यंग इंडिया। क्या जर्नल था वो, यंग इंडिया, जो कब बना था, 1931 में। क्या कहता है वो, गांधी जी सेड, उनका जो जर्नल है वो क्या कहता है कि गांधी जी सेड, आई कैन नॉट पॉसिबली बेयर द आइडिया दैट अ मैन हु हैज गॉट वेल्थ शुड हैव द वोट, but that man who has got character but no wealth or literacy should have no vote, or that a man who works honestly by the sweat of his brow day in and day out should not have the vote for the crime of being a poor man। अगर मैं इसको पूरा समझाऊं तो गांधी जी पहले तो इस लाइन में ये कह रहे हैं, अगर ये लाइन देखें तो इस लाइन में कह रहे हैं कि मैं ये बात बिल्कुल ये आइडिया समझ नहीं सकता, ना बर्दाश्त कर पा रहा हूं कि वोट वही दे पा रहे हैं जो जिनके पास पैसा है, जो वेल्दी पर्सन है, और उनका क्या, बट दैट अ मैन हु हैज गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। मतलब जिनके पास पैसा है वो वोट दे सकते हैं, बट जिनके पास कैरेक्टर है वो वोट नहीं दे सकते। ये आइडिया मुझे समझ में नहीं आया। मतलब उनकी सोच, उनका डिसीजन, उनकी भी कुछ कैरेक्टर होगा ना। हम बोलते हैं ना कि किसी को जज मत करो, मम्मी लोग पापा लोग बोलते हैं ना कि फ्रेंड्स ऐसे बनाओ, ऐसा नहीं देखो कि उसके पास पैसा है, इतने टॉयज हैं, ये है वो है, वो बस ये देखो कि वो कैरेक्टर कैसा है उसका। आपका ऑनेस्ट फ्रेंड है, अच्छा सोचता है आपके लिए, आपकी हेल्प करता है या नहीं, आप उसकी हेल्प करते हैं, आप लोगों की बॉन्डिंग अच्छी है या नहीं। बस आप ये देख के फ्रेंडशिप करोगे कि नहीं नहीं उसके पास तो वो टॉय है या ये है वो है, तो बस इसलिए मुझे फ्रेंडशिप करनी ही नहीं क्योंकि मुझे भी खेलने को मिलेगा। नहीं, आप ये देखिए ना कि उसका कैरेक्टर कैसा है। तो ऐसे गांधी जी कह रहे हैं कि जिसके पास पैसा है वही वोट दे सकता है, बाकी कैरेक्टर का क्या। और दैट अ मैन हु वर्क्स ऑनेस्टली, जो भाई ईमानदारी से काम करता है, पसीना बहाता है दिन रात, उसका क्या, मतलब वो वोट नहीं दे सकता। उसके बस गुनाह क्या है, उसका बस एक गुनाह है, फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। मतलब उसका गुनाह ये है कि वो पुअर है, वो गरीब है, तो वो वोट नहीं दे सकता, बाकी जिसके पास वेल्थ है वो वोट दे। तो ये आइडिया जो गांधी जी कह रहे हैं अपने जर्नल यंग इंडिया 1931 में जो आया था, कि मुझे ये समझ में नहीं आया, जो कि बहुत गलत है। तो कौन सा आइडिया आया था, आइडिया आया था फिर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का। दैट मीन्स, मैं बार बार बता चुकी हूँ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट टू वोट फॉर अडल्ट्स। अडल्ट्स कौन हो जाएंगे, 18 और 18 प्लस। दैट मीन्स इसका मतलब ये है इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल सिटीजन। सारे सिटीजन का इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, कोई नहीं बोलेगा गरीब है या अमीर है। ठीक है, इसका मतलब है कि इक्वल पार्टिसिपेशन होगा सारे सिटीजन का, कोई गरीब अमीर कुछ नहीं देख रहे, बस एडल्ट होना चाहिए 18 और 18 प्लस। अब जब ये सब रहेगा तो इसका मतलब क्या रहेगा, इससे तो यही साफ है ना, इससे तो यही है फिर गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। दैट मीन्स क्या है, डेमोक्रेसी है। दैट मीन्स क्या है, हमारे पास डेमोक्रेसी है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, मतलब राइट टू वोट है सारे एडल्ट के लिए जो 18 प्लस है। इसका मतलब इक्वल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं सारे सिटीजन, और इसका मतलब है डेमोक्रेसी। आया समझ में, अच्छे से आ गया समझ में टॉपिक की नहीं आया, बताओ फटाफट से कमेंट में बताओ, और लाइक कर दो भाई। जैसे कि मैंने कहा ये देख लो, अच्छे से देख लिया, चलो।
सो इसी के साथ आपके चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन एंड होता है। मैंने बहुत ही अच्छे से इलेबोरेट करके, फ्लो चार्ट बना के, डिफरेंस बता के, हर एग्जांपल देख के, रियल लाइफ भी आपको समझाया। तो मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लाइक कर दीजिए भाई मेरे मोटिवेशन के लिए, और क्या करना है, कॉमेंट करना है ताकि मुझे पता चल पाए आपको समझ में आया या नहीं, और शेयर कर देना है अपने क्लासमेट्स को, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेस यहीं से कि भाई गवर्नमेंट क्या है, यहीं से आपको समझ में आ गया होगा और आने लगा होगा। अब से जो टर्म आप सुनते हैं ना बार बार, गवर्नमेंट गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। सो इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट से देख सकते हैं। ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। ये हाई क्वालिटी के कोर्सेज हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज आपको अच्छी क्वालिटी में और 100% फ्री अवेलेबल हैं। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।